ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ए गनस्लिंगर सिस्टम इन अ वर्ल्ड ऑफ मैजिक। अध्याय 31। हेनरी का मुंह येलेना के आंकड़ों को देखकर खुला रह गया। दूसरे ही टैब से उसकी जानकारी पहले से ही सेंसर हो रही थी। उसका स्वास्थ्य टैब सेंसर किया गया था, उसका मन टैब भी वही था और बिना सेंसर किए गए विवरणों में एक ऐसा आंकड़ा था जिसकी संख्या 1000 से अधिक थी। और वह आंकड़ा था बुद्धिमत्ता। उसने सेंसर किए गए टैब पर क्लिक किया और छोटी विवरण विंडो खोली। सेंसर किए गए टैब खुलने से मना कर रहे थे, इसलिए हेनरी को जो एकमात्र सार्थक जानकारी मिल पाई वह उसके सबसे दिलचस्प बिना सेंसर किए गए टैब के बारे में थी। बुद्धिमत्ता, एक ऐसा आंकड़ा जो सभी जादू करने वालों के पास होना चाहिए और रहस्यमय स्क्रिप्ट को समझने और रहस्यमय ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, यानी मंत्रों का जाप। आपका बुद्धिमत्ता आंकड़ा जितना अधिक होगा, आप उतने ही अधिक शक्तिशाली मंत्र सीख सकते हैं और आप उन मंत्रों का अधिक कुशलता से उपयोग कर सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं। हेनरी की अभिव्यक्ति भ्रम से समझ में बदल गई। ये वह स्टेट होना चाहिए जो मुझे याद आ रहा है और यही कारण है कि मैं उस स्पेल स्क्रॉल को समझ नहीं पाया। डेवोन के पास भी यह नहीं था और हालांकि मैं ये सोचना चाहूँगा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं है, मुझे लगता है कि यह मान लेना सुरक्षित है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि बर्सेकर वर्ग भी मेरे गनस्लिंगर वर्ग की तरह आर्केन नॉलेज के लिए अनुपयुक्त है। लेकिन येलेना की बुद्धिमत्ता 1500 पर है। अगर हम अन्य आंकड़ों से जो मैंने देखा है उसके अनुसार चल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। सिस्टम ने मेरे अलावा किसी को भी स्तरों के आधार पर अलग नहीं किया है, लेकिन अगर मेरे 6 स्टेट पॉइंट प्रति स्तर ऊपर स्थिर रहते हैं तो मुझे इतना उच्च स्टेट पाने के लिए 200 से अधिक स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता होगी। यह पागलपन है। येलेना, तुम वास्तव में कौन हो? हेनरी ने जैसे ही आखिरी सवाल सोचा, उसने चुड़ैल की स्टेट स्क्रीन से ऊपर देखा और उसके खूबसूरत चेहरे को देखा जब उसने अपने हाथों को कप में भर लिया और जादुई ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर छोड़ी जो पूरे कमरे में फैल गई। लेस देन हीलिंग का चक्र ग्रेटर दैन। हेनरी जादू करने वाले पर ध्यान नहीं दे रहा था, वह बस जादूगर को घूरता रहा, जैसे कि जितना अधिक वह उसे देखता उतना ही बेहतर वह उसे समझ पाता और समझ पाता कि वह कौन है, वास्तव में क्या है। वह अभी भी उससे एक सवाल पूछना चाहती थी और उसका दिमाग इस बात पर थोड़ा जोर दे रहा था कि वह सवाल को कैसे तैयार करे और खुद को जवाब कैसे दे। मैंने उससे वादा किया था कि यह एक सरल सवाल होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी जिज्ञासा के साथ इसे सरल रख सकता हूँ। क्या तुम तैयार हो? उसकी आवाज़, जिसमें थोड़ी सी क्रूरता थी, हेनरी के कानों तक पहुंची और उसे उसके विचारों से बाहर निकाला। उसने थोड़ी उलझन में कहा। तुम्हारा क्या मतलब है, हम? येलेना ने पूछा, जब चटकती हुई काली ऊर्जा उसके चेहरे के सामने पर्दे के रूप में बनने लगी, जो बीच बीच में जमीन पर गिरती और विनाशकारी हमला करने की शक्ति का वादा करती। ये पिछली बार की तरह ही था जब उसने इसे डाला था, लेकिन तब हेनरी ने डिस्प्ले को देखा था और आश्चर्य किया था कि वह ऐसा कैसे कर पाए। अब उसने इसे देखा और ठीक से जान गया कि कैसे उसके सेंसर किए गए आंकड़े। उसका मन, जिसे वह नहीं पढ़ सकता था, निश्चित रूप से उसकी बुद्धिमत्ता से भी अधिक था। इस विचार ने हेनरी को कांपने पर मजबूर कर दिया। ये कितना अधिक था? हेनरी ने सोचने में जो सेकंड या 2 सेकंड बिताए, उसमें येलेना ने आर्केन टैंडल्स को एक साथ मिलाकर एक धमाके में बदल दिया। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए सावधानियां रखी थीं कि वह बच जाए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ भी गलत न हो, उसने इसे और भी मजबूत बना दिया था। तो इंतजार क्यों? अगर वह खुद को इसके बारे में सोचने देती तो उसे यकीन था कि उसे एहसास होगा कि यह सब कितना मूर्खतापूर्ण था, इसलिए इसे जल्द से जल्द पूरा करना बेहतर था। गोली चलाने से ठीक पहले हेनरी को एहसास हुआ कि येलेना उसे खुद को तैयार करने का समय भी नहीं दे रही थी और उसने उसे शांत करने के लिए हाथ बढ़ाया। रुको, उसने शुरू किया, लेकिन येलेना पहले ही गोली चला चुकी थी। टैंडल्स हेनरी के शरीर पर लगे और एक दर्दनाक सेकंड के लिए वह अपनी जगह पर जम गया। येलेना ने मजाक नहीं किया था जब उसने कहा कि वह इसे जितना संभव हो उतना दर्दनाक बनाने जा रही थी। हेनरी ने अपने अंगों के विनाश का हर हिस्सा महसूस किया। हेनरी ने महसूस किया कि उसकी त्वचा फट गई और टूट गई, इससे पहले कि वह कुछ फीट पीछे उड़कर दीवार से टकरा जाए, एक ऐसे प्रभाव में जो निश्चित रूप से उसके हिट पॉइंट्स को आधा कर देता अगर वह संपर्क करने से पहले ही मर नहीं गया होता। आपने 40 हिट पॉइंट्स खो दिए हैं। हिट पॉइंट्स 0/40। आप मर गए हैं। येलेना ने हेनरी के लंगड़े शरीर को जमीन पर गिरते हुए देखा और एक पल के लिए उसने बस उसे देखा। उसका हाथ अभी भी फैला हुआ था जैसे कि हमला करने के लिए था। उसने नर्म भाव से अपना सिर हिलाया। तुम वास्तव में मेरे सामने नहीं मरोगे, है न? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे, है न? तुम मुझे हत्यारा नहीं बनाओगे, है न? 1 मिनट बीत गया जब उसकी लेस देन हीलिंग स्किल ग्रेटर देन की ऊर्जा हेनरी के शरीर में भर गई और उसके सारे घाव ठीक हो गए, लेकिन उसकी आंखें बंद रहीं और उसका दिल, जो आर्केन टैंडल्स के फटने से उसकी छाती में फट गया था, अभी भी नहीं धड़क रहा था, भले ही वह पूरी तरह से ठीक हो गया था।
तुम ऐसा नहीं करोगे, है न? येलेना ने अपने निचले होंठ को काटते हुए फिर से फुसफुसाते हुए पूछा। और फिर तारांकन हॉन्फना। हेनरी की आंखें खुल गईं और उसने एक लंबी सांस ली। इस बार अंधेरे में बिताया गया समय पिछली बार से ज्यादा लंबा लगा और किसी कारण से उसे ऐसा लगा कि वह डूब रहा है। इसलिए जब वह फिर से जी रहा था तो उसने तेजी से सांस ली। हालांकि उसकी चोटें ठीक हो गई थीं, लेकिन उसके घावों की यादें बनी हुई थीं और वह अपने पैरों पर वापस खड़े होने के लिए संघर्ष करते हुए इस पर झिझक रहा था। येलेना ने अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखने और हेनरी पर उपहास करने से पहले राहत की एक गुप्त सांस ली। तो कैसा रहा? क्या तुम अभी भी मरना चाहते हो? हेनरी को अभी भी यकीन नहीं था कि कैसे जवाब देना है। वह किसी चीज़ का इंतजार कर रहा था, उम्मीद कर रहा था। तुमने मौत को धोखा दिया है। फिर से तुमने एक अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की है। तुमने 150 एक्सपी प्राप्त किए हैं। हेनरी के होठों पर जो शिकन आ रही थी वह उस नोटिफिकेशन के आने पर एक खुश मुस्कान में बदल गई जिसका वह इंतजार कर रहा था। हाँ, उसने येलेना के सवाल का जवाब देते हुए सिर हिलाते हुए कहा, फिर से कृपया, अगर आपको कोई आपत्ति न हो। येलेना ने उसकी ओर देखा और फिर एक आह भरते हुए उसने टेंडल्स को आवाज़ दी और स्ट्राइक फायर कर दी। भाड़ में जाओ, हेनरी ने अपने सिर में कहा जब उसे मारा गया। वह बहुत तैयार था, लेकिन पिछली बार की तुलना में उसे लगभग और भी ज्यादा चोट लगी थी। ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग को मरने की इस खास अनुभूति की आदत हो गई थी, इसलिए उसका शरीर सदमे में नहीं गया और उसे ये सब पूरी तरह से महसूस करने के लिए छोड़ दिया गया। आपने 40 हिट पॉइंट खो दिए हैं। हिट पॉइंट 0/40। आप मर गए हैं। हेनरी अंधेरे में लौट आया। उसने पाया कि वह सांस लेने में असमर्थ था और उसने बहुत ज्यादा कोशिश नहीं की। वह वर्तमान में मर चुका था और संभवतः फिर से मर नहीं सकता, इसलिए निराश होने का कोई कारण नहीं था। उसे जो भी असुविधा महसूस हुई उसने सहने का फैसला किया था। येलेना का लेस देन हीलिंग स्किल ग्रेटर देन प्रभावी है। सभी चोटें ठीक हो गई हैं और मृत्यु सहित सभी स्थिति असामान्यताएं उलट गई हैं। आपने 40 हिट पॉइंट्स पुनः प्राप्त कर लिए हैं। हिट पॉइंट्स 40/40। आखिरकार खिंचाव आ गया और हेनरी अंधेरे से निकलकर अपने स्वस्थ शरीर में वापस आ गया। येलेना ने कुछ नहीं कहा और बस उसे देखती रही। उसने उसके चेहरे पर शिकन और प्रत्याशा की नज़र देखी, जैसे कि वह किसी चीज़ का इंतजार कर रहा था, और फिर प्रत्याशा की वह नज़र संतुष्टि में बदल गई। बहुत अजीब है, येलेना ने सोचा। उसकी हरी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। भले ही हेनरी ने इनकार किया हो, फिर भी उसने सोचा था किसी स्तर पर कि मरने की उसकी इच्छा की जड़ में आत्मपीड़ावाद था, लेकिन अब वह इतना निश्चित नहीं थी। उसकी खुशी की नज़र विकृत नहीं थी, कम से कम यौन तरीके से नहीं, बल्कि यह एक नज़र और उपलब्धि की अभिव्यक्ति थी। वह संभवतः क्या कर सकता था उसे कोई अंदाजा नहीं था, और ये तथ्य कि उसकी आंखें किसी अदृश्य चीज को खोजती थीं और वह कभी कभी खुद से बड़बड़ाता था, उसके अवलोकन को पुख्ता करता था कि वह पागल था। लेकिन क्या वास्तव में यही सब था? तुमने मौत को धोखा दिया है। फिर से तुमने मौत को 3 बार धोखा दिया है। 4, अगर तुम मेरे पिछले जीवन को गिनते हो, हेनरी ने धूर्तता से सोचा। उसे अपने बारे में अच्छा लगा। ये पहले से ही सिस्टम की एक विशेषता थी, वह बस अपने लाभ के लिए इसका लाभ उठाने में कामयाब रहा था। तुमने एक महान उपलब्धि हासिल की है। तुमने 350 अनुभव प्राप्त किए हैं। इस विधि का उपयोग करके किसी भी अन्य पुनरुत्थान से तुम्हें अब अनुभव बोनस नहीं मिलेगा। लेवल अप, अब आप लेवल 5 पर हैं। हिट पॉइंट अधिकतम 50 तक बढ़ा। मन पॉइंट अधिकतम 60 तक बढ़ा। आपको आवंटित करने के लिए 6 स्टेट पॉइंट मिले हैं। अब आपके पास 12 असंबद्ध स्टेट पॉइंट हैं। रुको, हेनरी ने सोचा, बस तुमने मुझे रोक दिया। लेवल अप करना अच्छा था और सब कुछ, खासकर जब से वह यही चाहता था, लेकिन भविष्य के पुनरुत्थान से अब एक्सपी बोनस प्राप्त नहीं करने के बारे में वह संदेश क्या था? उसने अपने सामने स्क्रीन से येलेना को देखा जो उसे देख रही थी और उसके चेहरे पर विभिन्न भावनाओं के आने का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रही थी। फिर से येलेना ने पूछा जब उसने हेनरी से आंखें मिलाईं और उसने अपने होठों को गंभीरता से बंद करके सिर हिलाया। और इसलिए एक बार फिर चुड़ैल ने आर्केंटैंगल्स को जादू से बुलाया, उन सभी को एक विस्फोट में जमा दिया और फायर किया। आपने 50 हिट पॉइंट खो दिए हैं। हिट पॉइंट 0/50। आप मर चुके हैं। हेनरी अंधेरे में वापस चला गया और अपनी भौहों को सिकोड़कर और अपनी सांस रोककर, क्योंकि वह जिस अधर में फंसा हुआ था उसमें सांस लेना संभव नहीं था, उसने येलेना के लेस देन हीलिंग स्किल ग्रेटर देन के प्रभावी होने का इंतजार किया। तभी जब वह इंतजार कर रहा था, हेनरी ने महसूस किया कि उस पर एक नज़र है। उसने अपने अमूर्त शरीर को धीरे धीरे घुमाया और वहां उसके सामने सबसे बड़ी आंखें थीं जो उसने कभी देखी थीं। वे सबसे डरावनी, सबसे दुखद और अजीब तरह से सबसे खूबसूरत आंखें थीं जिन्हें देखने का सौभाग्य हेनरी को कभी मिला था। आंखें गहरी थीं और उसे ये भी नहीं पता था कि वे किस रंग की थीं। वे कई गहरे रंगों से बनी हुई लग रही थीं जो किसी अजीब अभिसरण में विलीन हो रही थीं, जो समृद्धि की बात करती थीं, जो सभी मानवीय तर्कों को पार कर जाती थीं।
पहले तो हेनरी ने आंखों की प्रशंसा करना शुरू किया, लेकिन फिर वह सब उसके दिमाग से निकल गया क्योंकि वह एक शक्तिशाली शक्ति से जकड़ा हुआ था जिसका वह विरोध करने में असमर्थ था। वह संघर्ष भी नहीं कर सकता था। वह बस उन बड़ी बड़ी आंखों को देखता रहा। आंखें घूरने के अलावा कुछ नहीं कर रही थीं। वे पलक भी नहीं झपका रही थीं और उनमें से हेनरी को तिरस्कार और हीनता की एक गंध महसूस हुई, जैसे वे उसके अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे और उसे खत्म करने के बारे में सोच रहे थे। यह क्या है? हेनरी ने खुद से पूछा। ऐसा कभी नहीं हुआ था जब भी वह इस अंधेरे में 3 बार गया था, और अगर यह एक भौतिक शरीर होता तो उसे संदेह नहीं था कि वह अभी गोलियों से छलनी हो रहा होता। मृत्यु तुम पर ध्यान दे रही है। हाँ, मृत्यु की आंखें तुम पर हैं। हो रुको, वे आंखें मृत्यु की हैं। उन आंखों के बारे में पहला सुराग, और यह एक ऐसा सुराग था जो उसकी मदद भी नहीं कर सकता था। बकवास। येलेना के लेस देन हीलिंग स्किल ग्रेटर दैन के प्रभाव स्थगित हो गए हैं। यदि लेस देन हीलिंग स्किल ग्रेटर दैन के प्रभाव 5 मिनट और स्थगित रहे तो आप मर जाएंगे। 4:59, 4:58, 4:57। हेनरी के सिर के पास एक बड़ा टाइमर दिखाई दिया जिसमें बड़ी टाइमर उल्टी गिनती कर रही थी। उसने बोलने की कोशिश की लेकिन वह बोल नहीं सका। उसने उन भयानक आंखों को घूरा और पूछने की कोशिश की कि वह क्या चाहती है, लेकिन उसकी आवाज़ काम नहीं कर रही थी। और अपने सिर में बार बार सवाल चिल्लाने से भी कोई असर नहीं हो रहा था क्योंकि आंखें अभी भी बस घूर रही थीं और कुछ नहीं कर रही थीं। और फिर अचानक हेनरी के अमूर्त शरीर में एक तीव्र दर्द हुआ। उसने छटपटाने की कोशिश की लेकिन उसे पकड़े हुए बल के सामने शक्तिहीन, वह चुपचाप अपने दर्द को सहने के अलावा कुछ भी करने में असमर्थ था। हेनरी को पीटा गया, जलाया गया, दागा गया, चाकू घोंपा गया, गोली मारी गई और हाल ही में उसे बार बार गोली मारी गई जिसमें रहस्यमयी जादुई ऊर्जा से भरी रहस्यमयी धारियां थीं, और उनमें से कोई भी उस दर्द की तुलना नहीं कर सकता था जो वह वर्तमान में अनुभव कर रहा था। सहज रूप से हेनरी जानता था कि उसने जो भी शारीरिक दर्द कभी अनुभव किया था और कभी अनुभव करेगा, उसकी तुलना इस दर्द से नहीं की जा सकती क्योंकि ये दर्द शारीरिक नहीं था। यह उससे परे था। इस दर्द से ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा टुकड़े टुकड़े होकर टूट रही हो। अब तक 5 बार मरने के बाद भी हेनरी जानता था कि एक चीज़ जो हमेशा बरकरार रहती है वह है उसकी आत्मा, और अब इन भयानक आंखों की वजह से जो जाहिर तौर पर मौत की थी, उसकी आत्मा खतरे में थी। हेनरी जानता था कि अगर उसकी आत्मा को चीर दिया जाए तो वह मर जाएगा, सचमुच मर जाएगा, और उसके पुनरुत्थान की कोई संभावना नहीं रह जाएगी। 1 बजे, रात के 12:59, रात के 12:58, रात के 12:57। ये टिक टिक करता टाइमर था जिसने हेनरी को बताया कि वह 5 मिनट से भी कम समय से पीड़ित था, क्योंकि वह कसम खा सकता था कि वह उस दर्द को घंटों तक सहता रहा था। हेनरी ने उसे यातना देने वाली आंखों और उसके दिमाग में मौजूद सिस्टम के साथ साथ जो भी और जिसने भी उसे इस दुनिया में लाया और उसे इस रास्ते पर सबसे पहले रखा, उसे बार बार पुकारा, और जब किसी ने जवाब नहीं दिया और उसके यातना देने वाले ने नरमी नहीं दिखाई तो वह बस अंत का इंतजार करने लगा। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ हेनरी को येलेना की यह बात याद आई कि जीवन पवित्र है और इसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। शायद वह सही थी और मुझे प्रयोग नहीं करना चाहिए था। रात के 12:30, रात के 12:29। जब अंतिम 30 सेकंड बीतने लगे तो हेनरी के यातनापूर्ण अनुभव में आखिरकार कुछ बदल गया। उसने अपने जीवन का एक रिले देखा, लेकिन ये 2 अलग अलग दृश्यों में हुआ, जैसे कि 2 अलग अलग स्क्रीन पर। एक स्क्रीन ने अपनी पुरानी दुनिया में अपने जीवन को डरावने बंदूकधारी हेनरी मॉर्गन के रूप में दिखाया, और दूसरी ने इस दुनिया में अपने जीवन को अनाथ हेनरी के रूप में दिखाया, जिसे अनाथालय से बाहर निकाल दिया गया था, जहां वह बड़ा हुआ था और अंततः एंगस से मिलने और डायोनिसियो गैंग में शामिल होने से पहले उसे छोटी छोटी चोरी करके अपना पेट पालना पड़ा। हेनरी समझ गया कि उसे एक साथ उसके दोनों जीवन क्यों दिखाए जा रहे थे। मृत्यु उसे बता रही थी कि वह जानती है कि वह कौन है। पुराना और नया एक साथ चल रही 2 स्क्रीन अचानक काली हो गईं, और फिर से हेनरी को पता था कि इसका क्या मतलब है। मृत्यु उसे जीवन का सम्मान न करने के लिए मूर्ख कह रही थी, भले ही वह इसे पहले ही 2 बार जी चुका था। हेनरी को लगा कि उसकी आत्मा के टुकड़े जो घंटों की यातना से टूट गए थे, एक साथ आ गए और उसे फिर से पूरा बनाने के लिए जम गए, लेकिन मौत की आंखें उसे घूरना बंद नहीं कर रही थीं। वे भावनाहीन और भयानक रूप से विनाशकारी थे। रात के 12:05, रात के 12:04, रात के 12:03। आंखें एक बार चमक उठी मानो अंतिम चेतावनी दे रही हों, और फिर वे बंद हो गईं और अंधेरे में गायब हो गईं। येलेना का लेस देन हीलिंग स्किल ग्रेटर दैन फिर से प्रभावी हो गया है। सभी चोटें ठीक हो गई हैं और मृत्यु सहित सभी स्थिति असामान्यताएं उलट गई हैं। आपने 50 हिट पॉइंट्स वापस पा लिए हैं। हिट पॉइंट्स 50/50। जब वह अपने शरीर में वापस लौटा और उसकी आंखें खुलीं तो हेनरी को लगा कि उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था। वह भी उतना ही सूखा था जितना वह मरने के समय था।
उन भयानक आंखों की निगाहों के नीचे उसने जो कुछ अनुभव किया था उसकी याद उसके दिमाग में जलती रही। इसके बारे में सोचते ही वह कांप उठता था। जब उसका शरीर कांप उठा तो हेनरी को एहसास हुआ कि उसका सिर मेडिकल बे के ठंडे फर्श पर नहीं टिका हुआ था। उसका सिर किसी नर्म चीज पर टिका हुआ था जो उसे बहुत अच्छी तरह से सहारा दे रही थी और उसे गर्म और सुरक्षित महसूस करा रही थी। उसका सिर येलेना की गोद में था और वह उसके खूबसूरत चेहरे पर राहत भरी नजर देख रहा था। ओह, उसने ज्यादातर इसलिए कहा क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि क्या कहना है। फिर भी राहत की नज़र से येलेना ने कहा, इस बार तुम और भी लंबे समय तक मरे थे। हाँ, हेनरी ने अपना सिर उसकी गोद से हटाते हुए कहा, कुछ हुआ है। येलेना ने 1 मिनट या उससे भी ज्यादा समय तक उसकी आंखों को देखा और फिर धीरे से कहा, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। मैं तुम्हें मारती नहीं रह सकती। हेनरी हल्के से मुस्कुराया, और मैं तुमसे ये फिर कभी नहीं पूछूंगा, उसने ईमानदारी से कहा, धन्यवाद। हेनरी को फिर से वह अनुभव करने की कोई जल्दी नहीं थी जो उसने अभी अभी झेला था। उसे लग रहा था कि अगली बार जब वह उन आंखों की मौजूदगी में होगा तो वह वापस नहीं आएगा। तुमने 4 बार मौत को चुनौती दी है। तुमने 3 बार जानबूझकर ऐसा किया। मौत ने तुम्हारे अस्तित्व पर ध्यान दिया है। मौत अब तुम पर ध्यान दे रही है। तुमने मौत का अभिशाप की उपाधि प्राप्त की है। तुमने 500 एक्सपी प्राप्त किए हैं। शीर्षक, मौत का अभिशाप। विवरण, जानबूझकर मौत को चुनौती देने के लिए एक इनाम शाप। जब तक तुम्हारे पास यह उपाधि है तुम चिन्हित होगे और मौत की आंखें हमेशा तुम्हारा पीछा करेंगी। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि यह ध्यान तुम्हारी यात्रा को कैसे प्रभावित करेगा। यह अज्ञात है कि तुम इस उपाधि को कैसे या कैसे खो सकते हो। डेथ इज बैंड शीर्षक ने केवल उस बात को पुख्ता किया जो हेनरी ने पहले ही तय कर लिया था कि वह नहीं चाहता कि वे आंखें उसे फिर कभी घूरें। यह विचार कि वे आंखें उसे देख रही थीं उसे अब सिहरन पैदा कर रहा था, लेकिन उसने विवरण स्क्रीन को स्वाइप करके और इसके बजाय अपनी स्थिति स्क्रीन को कॉल करके जल्दी से इस विचार को एक तरफ धकेल दिया। नाम, हेनरी मॉर्गन। स्तर, 699/800 अनुभव। जाति, मानव। वर्ग, गनस्लिंगर। शीर्षक, डेथ इज बैंड गैंगबैंगर वाइकर किलर। हिट पॉइंट, 50/50। मन पॉइंट, 60/60। ताकत, 14। चपलता, 11। सहनशक्ति, 6। धारणा, 8। कौशल, मार्कसमैनशिप LV 2 लेस देन सक्रिय उपकौशल, त्वरित सोच ग्रेटर देन वश में करना स्तर 1 लेस देन सक्रिय उपकौशल, संबंध बनाना ग्रेटर देन अंतर्दृष्टि स्तर 1। आपके पास 12 असंबद्ध स्टेट पॉइंट हैं। हेनरी अभी यह विचार करने ही वाला था कि अपने स्टेट पॉइंट को किस तरह से सबसे अच्छे तरीके से आवंटित किया जाए, तभी येलेना बोली, तो तुम्हें वह मिल गया जो तुम चाहते थे। हेनरी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वास्तव में, हाँ, तुम्हारे लिए अच्छा है, येलेना ने कहा और उसने लेस देन हीलिंग का चक्र ग्रेटर देन निष्क्रिय कर दिया। वह खड़ी हो गई और हेनरी उसके साथ खड़ा हो गया। तुम अभी भी मुझसे एक सवाल पूछना चाहते हो, उसने कहा। येलेना ने अपनी आंखें घुमाई। तुम अभी भी पूछोगे जब मैंने तुम्हें बार बार मारने का बड़ा उपकार किया था, उसने पूछा और उसने नज़रें फेर लीं और मेडिकल बे में कई अन्य डेस्क में से एक पर चली गई जो सभी तरह के नोटों से अटे पड़े थे। हेनरी ने कुछ समय तक सवाल पूछने के विचार को शांत रहने दिया। वह इसे अधिक स्वाभाविक और पूछताछ जैसा कम दिखाना चाहता था क्योंकि उत्तर पाने का यही सबसे अच्छा तरीका था। इसलिए वह मेडिकल बे में कई डेस्क में से एक पर चला गया और लिखावट को देखा। सच कहूं तो वह इस सप्ताह पहले भी कई बार वहां गया था, लेकिन वह हमेशा येलेना का ध्यान अपनी ओर खींचता था और इधर उधर नहीं जा सकता था, वरना उसे लगता कि वह जासूसी कर रहा है। सभी नोट एक ही लिखावट में थे। कुछ किताबें खुली हुई थीं। वे पुरानी थीं, उनमें से कुछ टूटी हुई थीं और सभी नोटों से भरी हुई थीं। सभी एक ही लिखावट में थे और कई ऐसे दिख रहे थे जैसे कि उन्हें महीनों पहले नहीं बल्कि दशकों पहले लिखा गया था। हेनरी ने मेडिकल बे के अंदर चारों ओर देखा और कमरे के बिल्कुल अंत में एक दरवाज़ा देखा। उसने येलेना की ओर देखा लेकिन उसकी पीठ उसकी ओर थी और वह ध्यान नहीं दे रही थी, इसलिए वह दरवाजे की ओर चला गया, दरवाजे की घुंडी पकड़ी और उसे खोला। दरवाज़ा बंद नहीं था। जैसे ही हेनरी ने दरवाजे के दूसरी तरफ कमरे में कदम रखा, उसने येलेना को पलटकर उसकी ओर देखते हुए नहीं देखा। उसके होंठ आपस में चिपके हुए थे और उसकी आंखों में एक अस्पष्ट भाव था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कमरे में कई अलमारियां थीं जिन पर किताबें रखी हुई थीं। खाली जगहें थीं और हेनरी ने मान लिया कि वे जगहें डेस्क पर रखी किताबों की हैं जिन पर येलेना ने कई नोट्स लिखे थे। हेनरी ने अपना हाथ उठाया, धीरे से एक किताब को शेल्फ से निकाला और उसे खोला। यह ऐसी भाषा में लिखी हुई थी जिसे वह समझ नहीं पाया था, लेकिन हर एक पृष्ठ के किनारों पर नोट्स थे। वह उन नोट्स को समझ सकता था। हेनरी ने मान लिया कि जिसने भी उन नोट्स को लिखा था वह पृष्ठ पर जो कुछ भी था उसका संक्षिप्त विवरण दे रहा था। उसने यह इसलिए मान लिया क्योंकि नोट्स जिस तरह से लिखे गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे लेखक किसी से बात कर रहा था।
उदाहरण के लिए उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अब ये पेज सुंदर स्नो वाइट बनी की बात सुनकर घर से भागती हुई छोटी लड़की के बारे में बात करता है, लेकिन वह बनी एक बूढ़ी चुड़ैल निकली जिसने छोटी लड़की को खा लिया। हेनरी ने दूसरी किताबें देखीं और उनमें से सभी कहानियों की किताबें नहीं थीं। कुछ इतिहास, लड़ाई, दर्शन और यहाँ तक कि दुनिया और दुनिया की राजनीति के बारे में थीं, लेकिन वे सभी बहुत पहले की थीं, सदियों पहले। कुछ दिलचस्प मिला। हेनरी चौंका क्योंकि उसके पीछे येलेना की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वह जल्दी ही संभल गया। हाँ, वास्तव में तुमने ये नोट्स लिखे हैं, है न? उसने पूछा। येलेना मुस्कुराए। क्या यही तुम्हारा सवाल होगा? नहीं, हेनरी ने मुस्कुराते हुए कहा और किताब को वापस शेल्फ पर रख दिया। वैसे भी उसे पहले से ही जवाब पता था। फिर भी जब येलेना ने यह कहकर उसकी सोच की पुष्टि की, मैंने इसे लिखा है। सुंदर लिखावट, हेनरी ने कहा, और यह वास्तव में सुंदर थी। सुरुचिपूर्ण, लगभग महान लिपि जिसे वह घंटों तक देख सकता था। धन्यवाद, येलेना ने कहा। जब हेनरी कमरे में अंदर गया तो उसकी नज़र उसके सिर के पीछे थी। हेनरी अब एक दीवार के सामने खड़ा था जिस पर चित्रों का एक छोटा संग्रह था। उसकी नज़र सबसे ज्यादा दीवार के बीच में लगी पेंटिंग पर थी। उसने पेंटिंग में येलेना को पहचान लिया। वह बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी अब दिख रही थी, लेकिन पेंटिंग में उसने अभी की तुलना में बहुत अलग कपड़े पहने थे। उसका गाउन महंगा और शानदार लग रहा था, जैसे कोई रईस पहनता है। उसके गले में एक जड़ा हुआ हार था, उसके कानों से भारी, भड़कीले झुमके लटक रहे थे और उसके बाल लगभग बहुत ज्यादा सजे हुए थे। बिल्कुल सही। पेंटिंग में अन्य लोग थे, एक बूढ़ा आदमी जो 50 के दशक के अंत में लग रहा था, एक महिला जो 40 के दशक की लग रही थी, और एक युवा आदमी जो येलेना से थोड़ा ही बड़ा लग रहा था। हाल की पेंटिंग? हेनरी ने पूछा क्योंकि पेंटिंग में येलेना उसके ठीक पीछे वाली से बहुत मिलती जुलती दिख रही थी, इसलिए पेंटिंग का समय 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। शायद 2। येलेना ने जवाब देने में एक पल लिया और जब उसने जवाब दिया तो वह धीरे से बोली, बिल्कुल नहीं, यह उस दिन चित्रित किया गया था जिस दिन मैं 25 साल की हुई थी। और वह कब था? हेनरी ने जोर दिया। 367 साल पहले, येलेना ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया। येलेना का जवाब हवा में 1 मिनट या उससे भी ज्यादा समय तक लटका रहा और फिर हेनरी ने चुप्पी तोड़ी। मैं नहीं बता सकता था। तुम 400 साल की उम्र वाले किसी व्यक्ति के लिए अच्छी लग रही हो। कमरे में माहौल कई पायदान नीचे चला गया था और हेनरी को लगा कि उसे चीज़ों को हल्का रखना चाहिए। ये काम कर गया। कम से कम इतना तो था कि येलेना को थोड़ा सा हंसी आ जाए और वह आगे बढ़कर पेंटिंग की ओर हाथ बढ़ाए। याद है मैंने तुमसे कहा था कि मेरे अतीत के बारे में बात करना बहुत जटिल है। यही कारण था। जब तक मैं झूठ बोलकर जवाब नहीं देता, तुम्हारा सवाल निश्चित रूप से मुझे ये बताने के लिए मजबूर करने वाला होता। मुझे पता है कि तुम मेरे माता पिता के बारे में पूछते। मेरे कितने भाई बहन थे? मैं कहाँ पैदा हुआ था? मैंने जादू कैसे सीखा? मैं पूछने जा रहा था कि तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है, हेनरी ने बेशर्मी से कहा। येलेना ने अपनी आंखें घुमाई। झूठा, उसने एक छोटी सी उदास मुस्कान के साथ कहा और फिर एक आह भरी। मैं अभिशप्त पैदा हुई थी, एक निशान के साथ दागा गया जो निश्चित रूप से कहता था कि मैं मरने जा रही हूँ। इसलिए मेरे माता पिता, उसने पेंटिंग में वृद्ध पुरुष और महिला को छुआ, ने इसे बदलने के लिए जो कुछ भी कर सकते थे, किया। उन्होंने तब तक बहुत खोजबीन की जब तक उन्हें एक ऐसे अनुष्ठान के बारे में पता नहीं चला जो मानवीय समझ से परे नारकीय शक्तियों को उधार लेकर मेरे जीवन को एक निर्जीव वस्तु से बांधकर मेरे जीवनकाल को बढ़ा सकता था। वस्तु जितनी अधिक स्थिर और टिकाऊ होगी, मैं उतना ही अधिक समय तक जीवित रह पाऊंगा। हेनरी की भौहें हल्के से सिकुड़ गईं। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे अंदाजा लग रहा था कि यह कहाँ जा रहा है। उसे अंदाजा लग रहा था कि येलेना के माता पिता किस निर्जीव वस्तु का उपयोग करते थे। येलेना ने आगे कहा, हम उस शहर से बाहर चले गए जहां हम रहते थे और यहां न्यू फ्रॉइडन में बस गए जहां उन्होंने मेरे जीवन को बढ़ाने के एकमात्र उद्देश्य से यह हवेली बनाई। उन्होंने अनुष्ठान करने के लिए एक कुशल और लालची जादूगर को नियुक्त किया। केवल एक धन प्रेमी साहसी ही मेरे जैसे अभिशाप से छेड़छाड़ करने की हिम्मत कर सकता है और केवल एक बहुत ही पागल व्यक्ति ही ऐसा करने के लिए नारकीय शक्तियों को उधार लेने का प्रयास करेगा। हेनरी ने पूछा, उन्हें कोशिश करने के लिए पागल क्यों होना चाहिए? येलेना ने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि मेरे जैसा अभिशाप ऐसे ही दूर नहीं होता। उसने बस इतना किया कि जब तक ये हवेली खड़ी है तब तक मेरे जीवन को बढ़ाया और मुझे यहाँ फंसा कर रखा ताकि मैं इसके खत्म होने का इंतजार करूं। जादूगर मुझे इस शापित जगह पर बांधने में सफल हो गया और अपनी जेब में सोना भरकर अपने आनंद से चला गया, लेकिन मैं 3 शताब्दियों से इस हवेली की दीवारों के भीतर फंसा हुआ हूँ। इसका कोई अंत नजर नहीं आता। मृत्यु का स्वागत होता, हेनरी ने कुछ सेकंड की खामोशी के बाद कहा। तो तुम्हारा नाम येलेना है? येलेना हेड्रॉन। येलेना की आंखें आंसुओं की नमी से चमक उठीं और पेंटिंग में अपने माता पिता की छवि पर अपनी उंगलियां फिराते हुए उसका हाथ थोड़ा कांप उठा।
मुझे अभी भी याद है कि मैं हवेली छोड़ने की अनुमति के लिए कितनी विनती करती थी, बस उनके मैदान से दूर टहलने के लिए और हर दिन एक ही परिसर से ज़्यादा देखने के लिए, शहर का दौरा करने के लिए, उन लोगों से बात करने के लिए जिनसे मैंने सैकड़ों बार बात नहीं की थी। वे हमेशा मना करते थे, और जब तक मैं घर से भाग नहीं गया मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों। फिर येलेना की आवाज़ धीमी हो गई और हेनरी को पता था कि उसे अगले शब्द कहने के लिए एक धक्का की ज़रूरत है। क्या हुआ? उसने पूछा। तुम कब चली गईं? उसने अनुमान लगाया कि चूंकि वह हवेली से बंधी हुई थी इसलिए यह एक ऐसा अनुभव रहा होगा जिसने उसे लगभग मार डाला होगा। येलेना मुस्कुराए, एक उदास मुस्कान। ठीक है, ये कहना ज़्यादा सटीक होगा कि मैंने जाने की कोशिश की। मैं वास्तव में मैदान से आगे नहीं जा सका। मुझ पर किसी तरह का बंधन था जो मुझे पीछे खींच रहा था। चाहे मैंने कितना भी विरोध किया, मैं इसे हिला नहीं सका। इसने मुझे यहाँ रखा। इसके बाद मैं विद्रोही दौर से गुजरा। मैंने खुद को काटने की कोशिश की, लेकिन मैंने जो भी घाव दिया वह तुरंत ठीक हो गया। ऐसा लग रहा था हवेली के भीतर मैं अमर था। मेरे माता पिता ने मुझे सब कुछ समझाया और मैंने विनती की कि वे इसे उलट दें, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि यह संभव नहीं है। अनुष्ठान एक तरफा था और भले ही वे इसे उलट सकते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना उदास हो गया। जब तक मैं जीवित था, जब तक उनकी छोटी लड़की जीवित थी, वे खुश थे। एलियास, मेरा भाई, शायद ही कभी हवेली से बाहर जाता था, बस इसलिए कि वह मेरा साथ दे सके। जब भी वह जाता था तो वह मेरे लिए बाहरी दुनिया की कहानियां लेकर आता था। वह इसे इतनी अच्छी तरह से बताता था, ऐसा लगता था जैसे मैं उसके साथ बाहर हूं। लगभग उसकी वजह से चीज़ें इतनी बुरी नहीं लगती थीं। मैं अपनी स्थिति से बेहतर तरीके से अभ्यस्त हो गया, यहाँ तक कि मैंने ये भी सीखा कि मैं अपनी अमरता को दूसरों के साथ साझा कर सकता हूँ। मैं घावों को भर सकता हूँ, यहाँ तक कि एक ऐसा क्षेत्र भी निर्धारित कर सकता हूँ जिसके भीतर सभी चोटें नकार दी जाती हैं। येलेना ने हंसने के लिए यहाँ विराम लिया। मैंने अपनी चिकित्सा का सबसे अधिक उपयोग एलियास पर किया। उसकी निरंतर अनाड़ीपन ने मुझे अपने कौशल को निखारने में मदद की। उसे क्या हुआ? हेनरी ने पूछा। जब येलेना अपने भाई के बारे में बात कर रही थी तो उसकी आवाज़ में एक तरह का बदलाव आया, जिसने हेनरी को बताया कि यही कारण था कि यह कहानी ऐसी लग रही थी जैसे कि यह सबसे बुरे मोड़ पर जा रही थी। जैसा कि मैंने पहले कहा, मेरा जैसा अभिशाप ऐसे ही दूर नहीं हो जाता। एलियास ने मेरे बजाय इसे झेला। मेरे 25वें जन्मदिन के एक सप्ताह बाद, इस पेंटिंग के कमीशन होने के एक सप्ताह बाद, वह आंगन में ही मर गया। कोई चेतावनी नहीं, बीमारी या चोट का कोई पूर्व संकेत नहीं। उसका दिल बस रुक गया। जब ये हुआ, मैं उसके पास था। मैंने उसे थामे रखा और उसे ठीक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं मौत को पलट नहीं सका और वह पूरी तरह से मर चुका था। वह चला गया। उसके 1 महीने बाद मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी छोटी लड़की अभी भी जीवित थी। मेरा भाई उनका उत्तराधिकारी था, वह बच्चा जो वास्तव में हवेली छोड़ सकता था और परिवार का नाम आगे बढ़ा सकता था, और वह चला गया। उन्होंने तब तक खाने या पीने से इनकार कर दिया जब तक कि वे अनिवार्य रूप से मर नहीं गए। मैंने भी कुछ नहीं खाया या पिया, लेकिन हवेली और मेरी अमरता के लिए धन्यवाद, मुझे जीवित रहने के लिए खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद कर्मचारी चले गए। मैं उन्हें रखने की स्थिति में नहीं था। मैं बस अपने कमरे में रहा, एक गेंद की तरह सिकुड़ा हुआ, इंतज़ार कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि कोई हवेली को गिरा दे और आखिरकार मुझे आराम करने दे। मैं दशकों से सिकुड़ा हुआ था। मुझे समय का पता नहीं चला, लेकिन मैं पीछे की ओर गिनती करने में कामयाब रहा कि कब आगंतुकों ने फिर से हवेली का दौरा करना शुरू किया। यह उन आगंतुकों के माध्यम से था कि मुझे पता चला कि शहर के लोगों का मानना था कि हवेली शापित है और वे दूर रह रहे थे। केवल कुछ साहसी लोग ही धन के अंतिम टुकड़ों को खोजने की कोशिश करने के लिए आ रहे थे, जिन्हें वे चुरा कर ले जा सकते थे। उन्हें कुछ नहीं मिला। हवेली के कर्मचारियों ने वह सब ले लिया होगा, जबकि मैं सिकुड़ा हुआ था और अपने अवसाद से जूझ रहा था। आखिरकार साहसी लोग भी अब हवेली का दौरा नहीं करते। खबर यह है कि अंदर कुछ भी मूल्यवान नहीं है, पहले ही फैल चुकी होगी। मुझे लगा कि यह शर्म की बात है, मुझे कुछ साथी चाहिए थे। येलेना पेंटिंग से दूर हो गई और हेनरी ने देखा कि उसने अपनी आंखों पर हाथ रखकर आंसू पोंछे जो सतह पर आ रहे थे। तो अब तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें और बाकी लोगों को खुले दिल से क्यों स्वीकार किया। सदियों की खामोशी के बाद हवेली में लोगों की आवाज़ें बहुत स्वागत योग्य हैं। मुझे खेद है, येलेना ने हल्की हंसी निकाली। मैंने तुम्हें अपनी कहानी इसलिए नहीं बताई ताकि तुम मुझ पर दया करो। हेनरी ने नीचे देखा और फिर दीवार पर लगी दूसरी पेंटिंग्स को देखा। कुछ येलेना की थी, लेकिन ज़्यादातर उसके भाई की थीं। उन दोनों में से एक पेंटिंग में येलेना का हाथ उसके घाव पर था और उसे ठीक कर रहा था। और तुम्हारा जादू? हेनरी ने पूछा। येलेना ने कंधे उचका दिए। मेरे माता पिता ने कहा कि मेरे पास हमेशा से इसके लिए प्रतिभा थी।
मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूँ क्योंकि जब से मैं खुद के लिए सोच सकती हूँ, मैं उस नारकीय अनुष्ठान के माध्यम से हवेली से बंधी हुई हूँ और मुझे लगातार मैना की आपूर्ति की जाती रही है। मेरे पास कभी भी मैना की कमी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैंने कभी भी खुद को बहुत ज़्यादा नहीं धकेला है। कभी नहीं करना पड़ा। आपने येलेना के सेंस किए गए आंकड़ों के लिए आवश्यक सुराग जुटा लिए हैं। ओह, हेनरी ने आश्चर्य से सोचा। अंतर्दृष्टि अब उस परत को तोड़ सकती है जो लक्ष्य येलेना की स्टेट स्क्रीन को ढकती है। ठीक है, हेनरी ने सोचा, चलो देखते हैं। सक्रिय करना <=1 ग्रेटर दैन। नाम येलेना हेड्रॉन। जाति मानव इन्फेनल स्पॉन। वर्ग चुड़ैल। स्वास्थ्य अनंत सशर्त। मन अनंत सशर्त। शक्ति 15। चपलता 20। सहनशक्ति 15। बुद्धिमत्ता 1500। तारांकन टिप्पणी, उसे जल्दी मृत्यु का अभिशाप मिला था, लेकिन उसका जीवन इन्फेनल ऊर्जा के माध्यम से बढ़ा था, जिसने उसे एक दयनीय अस्तित्व के लिए अभिशप्त कर दिया था, जो कि वैसे भी समाप्त होने के लिए बाध्य था। सुंदरता जो एंजेलिक से लेकर फ्रॉस्टी तक है, लेकिन लगातार उत्कृष्ट है। उसे मारा जा सकता है, लेकिन क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? इन्फेनल स्पॉन, हेनरी ने स्टेट स्क्रीन पर अपनी आंखें गड़ाते हुए कहा। क्या? येलेना ने पूछा। कुछ नहीं, हेनरी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वास्तव में उसका इरादा जोर से कहने का नहीं था। येलेना ने उसे देखा और कमरे से बाहर चली गई। हेनरी ने अपनी आंखें अभी भी स्टेट स्क्रीन पर टिकाए रखी, जहां उसने अधिक जानकारी के लिए एक टैब पर क्लिक किया। इन्फेनल स्पॉन विवरण, वह व्यक्ति जिसे इन्फेनल एनर्जी ने छुआ है। नरक से वादा किया गया अस्तित्व। वैकल्पिक खोज येलेना। खोज की शर्तें, चुड़ैल की खोज करें, येलेना का रहस्य। आपने पाया है कि येलेना एक नरकीय स्पॉन है। खोज पूरी हुई। आपको 500 अनुभव प्राप्त हुए हैं। स्तर ऊपर, आप अब स्तर 6 पर हैं। हिट पॉइंट अधिकतम 60 तक बढ़ा। मन पॉइंट अधिकतम 70 तक बढ़ा। आपको आवंटित करने के लिए 6 स्टेट पॉइंट मिले हैं। अब आपके पास 18 असंबद्ध स्टेट पॉइंट हैं। तो क्या मेरा अतीत आपको पसंद आया? येलेना ने कमरे से बाहर निकलते समय पूछा और वह मुस्कुराहट के साथ उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी। लेकिन हेनरी ने उस मुस्कान को देख लिया। उसमें चोट थी, वह कमजोरी थी, जैसे उसे यकीन नहीं था कि उसने इतना कुछ क्यों प्रकट किया और उसे नहीं पता था कि यह कहाँ ले जाएगा। ऐसा मत करो, हेनरी ने कहा। क्या मत करो? ऐसा मत कहो जैसे तुम्हारा अतीत कोई मनोरंजन हो। इसे मेरे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। मुझे तुम्हारे द्वारा अनुभव की गई सभी चीज़ों के लिए वास्तव में खेद है। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाकर उससे कहा। येलेना रुकी और पलकें झपकाईं और फिर एक सच्ची मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई जब उसने कहा, धन्यवाद। शायद अब तुम मेरे साथ साझा कर सकोगे कि तुम बार बार क्यों मरना चाहती थी। हेनरी ने पाया कि वह वास्तव में इस विचार के लिए खुला था। ये तुम्हारा विचार नहीं बदलने वाला है कि मैं पागल हूं, लेकिन ज़रूर। जैसे ही उसने येलेना की मुस्कान का जवाब दिया और उन्होंने एक दूसरे की निगाहें थोमी, हेनरी को सिस्टम से एक अलर्ट मिला। आपको एक अनुवर्ती खोज मिली है। खोज, नरक के स्पॉन को खत्म करें। खोज की शर्त, येलेना हेड्रॉन को मारें। ये खोज वैकल्पिक नहीं है और इसलिए इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। पुरस्कार 5000 एक्सपी। येलेना ने उसके बाद भी खुशी खुशी बातचीत जारी रखी। हालांकि उसने हेनरी को अपना अतीत बता दिया था, लेकिन यह अभी भी एक दर्दनाक विषय था, इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा बात नहीं की, लेकिन बातचीत पहले से कहीं बेहतर तरीके से आगे बढ़ी। हेनरी को सिस्टम द्वारा ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि येलेना की स्वीकृति उसके प्रति और भी बेहतर हो गई है, लेकिन वह मुश्किल से ही बातचीत में शामिल हो पा रहा था, जैसा कि वह थी। वह बस उस क्वेस्ट के बारे में सोच सकता था जो उसे अभी अभी उसे मारने के लिए मिला था। जैसा कि हेनरी ने वादा किया था, येलेना को अभी भी लगा कि वह पागल है, क्योंकि वह बार बार मरना चाहता है, जबकि उसने उसे बताया था कि वह मजबूत होने के लिए ऐसा करना चाहता था। लेकिन ये तुम्हें कैसे मजबूत बनाता है? उसने पूछा। और कैसे? हेनरी ने उसे खाली शब्दों में कहा, जादू। हाँ, मुझे लगता है कि यह समझ में आता है। जितना जादू समझ में आ सकता है। जादू एक अद्भुत और अजीब चीज़ है ना? मुझे लगता है कि यह समझ में आता है, हेनरी ने सहमति जताई। जितना अधिक वह उसके चेहरे को देखता, उतना ही अधिक उसके मन में उसे मारने की इच्छा उभरती रहती। जहां तक येलेना की बात है, हेनरी के इस खुलासे पर उसके चेहरे पर अविश्वास का कोई संकेत नहीं था कि मरने से वह और अधिक मजबूत हो गया है। हालांकि उसने पूछा कि वह अब ऐसा क्यों नहीं करना चाहता। मैं बहुत आगे निकल गया और अगली बार जब मैं मरूंगा तो यह निश्चित रूप से निश्चित होगा, हेनरी ने उसे ईमानदारी से उत्तर दिया। मेरे लेस देन हीलिंग स्किल ग्रेटर देन के साथ भी? येलेना ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हेनरी ने सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा और वह मुस्कुराया, तुम सही थे। जीवन पवित्र है, ऐसी ताकतें हैं जो मेरे साथ खिलवाड़ करने को बर्दाश्त नहीं करेंगी। हेनरी ने कुछ सेकंड गुजरने दिए और फिर अपने मन में सबसे अधिक प्रचलित प्रश्न पूछने का फैसला किया।
येलेना, क्या तुम मरना चाहती हो? हाँ, ये बहुत ही सीधा सवाल था। यह एक ऐसा सवाल था जिसे संदर्भ से बाहर बातचीत में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को अजीब लग सकता था, लेकिन न तो हेनरी और न ही येलेना ने ऐसा सोचा क्योंकि उसके अतीत की कहानी में ऐसी इच्छा का उल्लेख था। हेनरी ने उसके जवाब का बेसब्री से इंतजार किया। जब उसने पहली बार उसे मारने के लिए क्वेस्ट का विवरण पढ़ा तो उसने तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने जो कुछ भी उससे कहा था, जब उसने उसे अपने अतीत के बारे में बताया, तो वह सब उसके दिमाग में एक स्पष्टता के साथ उभर आया, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या सिस्टम ने उसे क्वेस्ट दिया क्योंकि येलेना खुद यही चाहती थी। येलेना की मुस्कान उदास हो गई और उसने अपने हाथों को देखा। मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, हेनरी, उसने कहा, अपने जीवन में पहली बार, मैं एक ही दीवारों से ज़्यादा देखना चाहती हूँ। एक ही परिसर, मैं एक ही किताबों से ज़्यादा पढ़ना चाहती हूँ और एक ही पन्नों से ज़्यादा लिखना चाहती हूँ। मैं आज़ाद होना चाहती हूँ और मैं उस आज़ादी को किसी भी तरह से लूँगी। अंत में येलेना ने अपने हाथों से ऊपर देखा और हेनरी के चेहरे पर इतनी गहराई से देखा कि उनकी आंखें एक दूसरे पर टिकी हुई थीं। आखिरकार हेनरी ने नज़रें फेर लीं। मुझे जाना है, उसने कहा। येलेना हैरान दिखी लेकिन फिर एक छोटी सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ओह, ठीक है, मैं कल तुमसे मिलूंगा, हेनरी ने कहा और आधे मिनट बाद वह मेडिकल बे के बाहर था। जैसे ही वह चलने लगा, उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने दिमाग में सोचा, लेस दैन एलमिनिस्टर का स्टॉक ग्रेटर दैन। शिल्पकार ने अपनी हथेली में जो ब्रांड जलाया था वह दिखाई दिया और एक अंडाकार पोर्टल उसके शरीर के चारों ओर लिपटने और उसे हेड्रॉन हवेली से दूर और एलमिनिस्टर की कार्यशाला में ले जाने के लिए अस्तित्व में आया। तारांकन, धमाका धमाका धमाका। एलमिनिस्टर एनविल के ऊपर प्लेट पीट रहा था, तभी हेनरी आया और वह धीरे से रुका और अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखने लगा। मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था, उसने अपनी उसी कर्कश आवाज में कहा। तुमने नहीं बुलाया, हेनरी ने कहा, मैंने सिर्फ तुम्हारे ब्रांड का इस्तेमाल किया। तकनीकी रूप से सिस्टम ने तुम्हारे ब्रांड का इस्तेमाल किया है, लेकिन तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है, हेनरी ने सोचा। एलमिनिस्टर ने उपहास किया, तुम कितने कुशल हो, क्या तुमने मेरी कोई और रचना बरामद की है? उसने पूछा। अभी तक नहीं, हेनरी ने शांति से कहा। तो फिर तुम सुस्ती बरत रहे हो, एलमिनिस्टर ने कहा और प्लेट को कुछ और बार पटका। अगर तुम इसे लगभग मारे जाने की बात कहते हो तो सुस्ती बरत रहे हो। मैं ऐसा कहता हूँ, एलमिनिस्टर ने बिना किसी परवाह के कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो हाँ, मैं सुस्ती बरत रहा था। हेनरी ने अपनी बात पूरी की क्योंकि एलमिनिस्टर ने प्लेट को एक तरफ रख दिया जिसे वह पटक रहा था। मुझे उम्मीद है कि तुम कम से कम मेरे सोने के साथ तो आए होगे, शिल्पकार ने कहा। मैंने ऐसा किया, और मुझे और पोषण चाहिए, हेनरी ने कहा और अपने पास मौजूद 150 गोल्ड को स्लैब पर रख दिया। एलमिनिस्टर की नज़र सोने पर घूमी, फिर उसने उन्हें स्लैब से हटा दिया। 150, ठीक है, चलो, उसने कहा। वे कार्यशाला के दूसरे छोर पर स्थित दरवाजे से होकर प्रोटोटाइप के कमरे में चले गए। इसके बाद एलमिनिस्टर ने हेनरी के सामने 4 पोशन रखे, 2 हीलिंग पोशन और 2 मैना पोशन। यहाँ अपने 60 गोल्ड के कर्ज को चुकाने और 20 गोल्ड के 4 पोशन के बाद आपके पास 10 गोल्ड बचे हैं, इसलिए मैं आपको एक और बोतल छूट पर दे दूंगा। क्या ये हमेशा की तरह उदार है ना? हेनरी ने बूढ़े आदमी की प्रशंसा पाने की कोशिश को नज़रअंदाज किया और चुनाव करने के लिए अपने जबड़े को सहलाया। कौन सा बेहतर होगा, एक अतिरिक्त हीलिंग पोशन या एक अतिरिक्त मैना पोशन? मैं दोनों में से एक ले लूंगा, उसने अंततः निर्णय लिया, और मैं तुम्हें 20 स्वर्ण दूंगा। तुम्हें मुझे 30 स्वर्ण दूंगा, एलमिनिस्टर ने हेनरी के सामने पोशन रखते हुए सुधारा। नहीं, ये 20 होगा। तुमने मुझे छूट दी थी, याद है? जब तुम मुझे देने वाले हो तो तुम्हें छूट नहीं मिल सकती, एलमिनिस्टर ने कहा। क्यों नहीं? हेनरी ने मासूमियत से भ्रमित भाव से पूछा। तुम बेशर्म हो, ये तो सामान्य ज्ञान है, एलमिनिस्टर ने जोर दिया। तुम यहाँ बेशर्म हो, तुम एक महान शिल्पकार हो और तुम 10 स्वर्ण भी नहीं छोड़ोगे। 10 स्वर्ण तुम्हें कितना अमीर बना सकते हैं? हेनरी ने पूछा। यह मुझे 10 स्वर्ण और अमीर बना देगा, कंजूस। 10 स्वर्ण और अमीर, एलमिनिस्टर ने हठपूर्वक कहा। हेनरी ने पोषण छीन लिए और उन्हें अपनी सूची में डाल दिया। एक सम्मानित वयस्क बनो और किसी व्यक्ति की मदद करो। मैं तुम्हें 10 स्वर्ण दूंगा, उसने कहा। क्या? नहीं, 20, एलमिनिस्टर ने कहा। ठीक है, हेनरी ने तुरंत उत्तर दिया क्योंकि बूढ़े व्यक्ति का चेहरा इतनी सरल चाल के लिए गिरने से लाल हो गया। बेटा, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, एलमिनिस्टर ने थोड़ा गुर्राते हुए कहा। तुम करोगे, हेनरी ने आत्मविश्वास से कहा, आगे बढ़ते हुए। मैं तुमसे हाइड्रा के डंक के बारे में पूछना चाहता था। इसके बारे में क्या? अम्लीय गोंद के कारण होने वाला घाव, क्या इसका इलाज नहीं किया जा सकता? हेनरी ने पूछा। एलमिनिस्टर ने अपनी दाढ़ी को सहलाया। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम क्यों पूछ रहे हो? मेरे किसी जानने वाले को इससे छींटे पड़े। यह अभी तक हीलिंग मैजिक से भी ठीक नहीं हुआ है, हेनरी ने समझाया।
ये हीलिंग मैजिक जो आपने आजमाया, क्या ये रीजेनरेटिव हीलिंग थी? मुझे यकीन नहीं है, हेनरी ने कहा। अम्लीय गोंद से होने वाले घाव को जीवित घाव कहा जाता है। ये पीड़ित के शरीर को लगातार खा जाता है। आप हीलिंग मैजिक से घाव को ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप स्रोत को ठीक नहीं कर सकते। स्रोत को ठीक करने का एकमात्र तरीका घायल क्षेत्र को काटना है, जो पीड़ित के शरीर का एक बड़ा हिस्सा निकाल देगा और अगर सही तरीके से नहीं किया गया तो विफल हो सकता है। इसलिए कटे हुए हिस्से को फिर से उगाने के लिए रीजेनरेटिव हीलिंग की आवश्यकता होती है। मुझे यकीन नहीं है कि हमारे पास वह है, या अगर हमारे पास होता तो हम इसे आजमाते भी, हेनरी ने आह भरते हुए कहा। क्या कोई और तरीका है? हाँ है। एल्मिनिस्टर ने मुंह फेर लिया और प्रोटोटाइप के कमरे में से एक अंगूठे के आकार की छोटी बोतल निकाली। मैंने इसे अम्लीय गोंद के प्रभावों का प्रतिकार करने के लिए बनाया था। मुझे लगा कि जो कोई भी हाइड्रा के डंक को संभालेगा वह इसके साथ लापरवाह होगा। यह क्या है? हेनरी ने पूछा। मरहम। इसे घाव की सतह पर रगड़ने से स्रोत से छुटकारा मिल जाता है। हेनरी ने इस पर मुस्कुराया, लेकिन आंखें सिकोड़ते हुए रुक गया। और इसकी कीमत कितनी है? मैं इसे 55 स्वर्ण के लिए छोड़ने को तैयार हूँ। हेनरी ने मन ही मन चिल्लाया, चोर। लेकिन उसने अपना भाव सामान्य रखा। 40 स्वर्ण, उसने कहा। 55, अल्मिनिस्टर ने जवाब दिया। ठीक है, 50, हेनरी ने दयालुता से कहा, और मैं तुम्हें 60 स्वर्ण का ऋणी हूँ। अल्मिनिस्टर ने उस पर व्यंग्य किया, तुम्हारी चाल दोबारा काम नहीं करेगी। ये 55 स्वर्ण है और तुम्हें मुझे कुल 75 देने होंगे, या फिर तुम अभी मेरी कार्यशाला से बाहर निकल सकते हो। हेनरी ने अपनी आंखें घुमाई। ठीक है। उसे मरहम का टब मिला और एल्मिनिस्टर के हाथ की एक लहर के साथ उसे कार्यशाला से बाहर भेज दिया गया और वापस हेड्रॉन हवेली में भेज दिया गया। हेनरी हेड्रॉन हवेली के हॉल में तब तक चला जब तक वह ट्रिस के कमरे के दरवाजे पर नहीं पहुंच गया। उसने अपना हाथ उठाया और खटखटाया। दरवाजे के पीछे से आए आवाज में थोड़ा तनाव था, क्योंकि उसने पूछा, कौन है? हेनरी। ओह, आवाज ने थोड़ी सांस फूलने के साथ कहा, अंदर आ जाओ। हेनरी ने दरवाजे की घुंडी घुमाई और कुछ कदम अंदर जाने से पहले दरवाज़ा अंदर की ओर खोला। ट्रिस का कमरा उसके अपने कमरे जैसा ही लग रहा था, जिसका मतलब था कि यह हवेली के लगभग हर दूसरे कमरे जैसा ही लग रहा था। जीर्ण शीर्ण और बहुत कम रख रखाव वाला। यह विचार कि हवेली की स्थिति का येलेना के जीवन से सीधा संबंध था, हेनरी के दिमाग में आया, और साथ ही उसे जो क्वेस्ट मिला था वह भी आया। लेकिन अपने सिर को थोड़ा हिलाकर उसने उसे अनदेखा कर दिया और अपनी आंखों से कमरे का पता लगाना जारी रखा। हालांकि ट्रिस ने कुछ भी बड़ा नहीं किया था, फिर भी कमरे में ऐसा लग रहा था जैसे उसे छुआ गया हो और उसे उसका निजी स्थान बना दिया गया हो। एक तरफ एक पोल था जिस पर उसने कई बनियान लटका रखी थीं और एक खुली हुई संदूक थी जिसमें अन्य कपड़े बड़े करीने से सजाए गए थे। जहां तक ट्रिस की बात है, हेनरी ने उसे जल्द ही अपने कमरे के बिल्कुल किनारे पर अधोमुखी कुत्ते की मुद्रा में पाया, जो उसके बिस्तर से सिर्फ 1 या 2 फुट की दूरी पर था। उसने अपनी पीठ को इतनी शालीनता और घातकता से झुका रखा था कि हेनरी बस देखता ही रह गया। उसकी गांड ऊंची उठी हुई थी और उसका आकार खास तौर पर उसके पहने हुए लेगिंग से और भी उभर कर लग रहा था। हेनरी ने दूर देखने के बारे में सोचा, किसी जोंक की तरह घूरते हुए पकड़े न जाने के लिए, लेकिन वह अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ने का साहस नहीं कर पा रहा था। उसने मुझे अंदर आते हुए सुन लिया होगा, हेनरी ने सोचा। आखिरकार उसने उसे अंदर बुलाया था और उसने अपना दरवाज़ा बंद करने में इतनी विनम्रता नहीं दिखाई थी। अरे ट्रिस, उसने धीरे से पुकारा, क्या कर रही हो? एक बेवकूफ़ाना सवाल। हेनरी ने अपने माथे पर हाथ मारने से खुद को रोकते हुए सोचा, मुझे पता है कि वह क्या कर रही है। यह एक व्यायाम है और मैं घूरने के लिए एक विकृत व्यक्ति हूँ। ट्रिस ने हंसते हुए सीधा खड़ा होने के बाद कहा, लेकिन जब हेनरी को लगा कि वह रुकने वाली है तो उसने अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखा और उन्हें थोड़ा हिलाया, फिर आगे झुककर अपनी उंगलियों को अपने पैर की उंगलियों से छुआ। मेरे पास वास्तव में इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन यह मेरी मांसपेशियों को फैलाने में मदद करता है। यह आराम भी देता है और लचीलापन भी बढ़ाता है। आपको इसे आजमाना चाहिए। शायद किसी और समय, हेनरी ने कहा, जबकि वह अभी भी अपनी पीठ से दूर देखने में असमर्थ था। तो हेनरी, ट्रिस ने आखिरकार कहा, तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? मैंने मान लिया था कि तुम बेहतर महसूस कर रहे हो और सोचा कि मैं जांच करूंगा, हेनरी ने जवाब दिया। केवल अब ट्रिस ने अपने पोज से आराम किया और उसे देखकर मुस्कुराने के लिए मुड़ी। कितना विचारशील, उसने कहा। ओह, हेनरी ने कहा जैसे उसे अभी कुछ याद आया हो, और साथ ही मैं उस घाव के बारे में पूछना चाहता था। आप जानते हैं, ट्रेन में एसिड के कारण हुआ घाव। ट्रिस ने कंधे उचकाए। अभी भी दर्द हो रहा है। येलेना ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन यह अभी तक ठीक नहीं हुआ है। लेकिन ये सहनीय है। क्या आप इसे ठीक करवाना चाहेंगे? उसने पूछा। बेवकूफ़ी भरा सवाल, हेनरी ने मन ही मन सोचा। बेशक, वह चाहती है कि यह ठीक हो जाए। बेशक, मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ, ट्रिस ने कहा। क्यों, क्या तुम मदद कर सकते हो?
हेनरी ने विराम लिया, लेकिन संकोच करने का कोई कारण नहीं था। उसने इसे एल्मिनिस्टर से एक सनक में मांगा था और इसी उद्देश्य के लिए इसे अपने घाटे में खरीदा था। वास्तव में मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, हेनरी ने मरहम का टब उठाते हुए कहा ताकि वह इसे देख सके। वह क्या है? ट्रिस ने पूछा। यह मदद कर सकता है, हेनरी ने सरलता से कहा। तुम्हें ये कहाँ से मिला? ट्रिस ने पूछा। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? हेनरी ने धीरे से जवाब दिया। ट्रिस को इसके इस्तेमाल को अस्वीकार करने का पूरा अधिकार था और एक पल के लिए हेनरी को इसकी उम्मीद थी, लेकिन फिर वह बस मुस्कुराए। ठीक है, मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम कहते हो कि इससे मदद मिल सकती है तो मुझे तुम पर भरोसा है। तुम्हें भरोसा है? हेनरी ने मन ही मन पूछा। अच्छा, उसने वास्तव में यही कहा? ट्रिस ने कुछ और नहीं कहा और बस बिस्तर के किनारे पर जाकर बैठ गई और उसकी पीठ उसकी तरफ कर दी। उसने अपने बालों को हटा दिया ताकि हेनरी को चोट का स्पष्ट दृश्य दिखाई दे। यह एक गोलाकार निशान जैसा लग रहा था जिसमें गहरी नसें फैली हुई थीं और उसकी त्वचा में धंस रही थीं। तुम इसे मेरे लिए लगाओगे, है ना? ट्रिस ने पूछा। देखो, पीछे जाकर खुद लगाने की कोशिश करना परेशानी भरा होगा। जरूर, हेनरी ने कहा और वह उसके ठीक पीछे बिस्तर पर बैठ गया। उसने मरहम के टब का कॉक हटाया और कंटेनर से एक मीठी, लगभग पुदीने जैसी खुशबू आई। हेनरी ने मरहम का लगभग आधा हिस्सा अपनी उंगली पर लगाया और घाव पर लगाया। तस, ट्रिस ने दांत पीसते हुए कहा। मुझे माफ कर दो, क्या इससे दर्द हुआ? हेनरी ने पूछा और उसने अपनी रगड़ने की हरकत रोक दी। इसकी चिंता मत करो, ट्रिस ने कहा, कृपया जारी रखो। हेनरी ने जारी रखा और जब वह रगड़ रहा था तो उसके लिए ये ध्यान न देना मुश्किल था कि ट्रिस ने अपने शरीर के ऊपरी आधे हिस्से पर जो पहना हुआ था वह मुश्किल से उसके मध्य भाग तक पहुंच रहा था। हेनरी को केवल मरहम के आधे टब की ज़रूरत थी जो उसने पहले ही लगाया था और उसने देखा कि ट्रिस के घाव से फैली नसें घाव में वापस जाने लगीं। उसने देखा कि घाव का थोड़ा उठा हुआ क्षेत्र नीचे चला गया जब तक कि वह ट्रिस की बाकी त्वचा के साथ समतल नहीं हो गया और अंत में उसने देखा कि घाव का निशान अपने आप ठीक हो गया और उसके आसपास की बाकी त्वचा की तरह सामान्य हो गया क्योंकि मरहम उसकी त्वचा में गायब हो गया। उसका काम हो गया। वाह, हेनरी ने सोचा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मरहम इतना अच्छा काम करेगा। उसकी उंगली घाव के उस स्थान के चारों ओर घूमती रही जहां पहले हुआ करती थी और फिर वह इधर उधर घूमने लगा। ट्रिस की त्वचा ठीक नहीं हो रही थी, किसी भी तरह से परिपूर्ण। यह उन कठिनाइयों से चिन्हित था जिनसे वह उस स्थान तक पहुंचने के लिए गुजरी थी। कोई भी निशान हाल ही का नहीं था क्योंकि येलेना के उपचार ने कभी निशान नहीं छोड़े, इसलिए हेनरी जानता था कि ट्रिस के शरीर पर जो कुछ भी वह देख सकता था वह उसके गिरोह में शामिल होने से पहले का था। लगभग अनुपस्थित भाव से उसकी उंगली उनमें से कुछ पर धीरे से चली गई और फिर ट्रिस कांप उठी और वह अपने होश में आया और अपना हाथ हटा लिया। मुझे खेद है, उसने कहा। नहीं, ये ठीक है, ट्रिस ने कहा और वह उसकी ओर मुड़ी। उसके गाल चमकीले लाल थे। मलहम के लिए धन्यवाद। हेनरी ने उसे एक उज्ज्वल मुस्कान दी। आपका स्वागत है। ट्रिस झुक गई। यह इतना चिकना था, ये लगभग मासूम था। तो क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें मलहम कहाँ से मिला? उसने हेनरी के होंठों से केवल कुछ इंच की दूरी पर अपने होंठों से पूछा। नहीं, हेनरी ने कहा और एक छोटी सी मुस्कान के साथ उसने कॉक को टब पर वापस रख दिया और तब तक खींचता रहा जब तक वह बिस्तर से नहीं उतर गया। मैं अब जा रहा हूँ। तुम्हें अपने व्यायाम पर वापस जाने दो। ट्रिस ने मुंह बनाया और फिर हंस पड़ी। ठीक है, जब तुम तैयार हो जाओ तो मुझे मरहम की कीमत बताओ ताकि मैं तुम्हें वापस दे सकूं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम जोर दोगी तो मैं इसे ध्यान में रखूंगा, हेनरी ने कहा और एक आखिरी लहर के साथ वह उसके कमरे से बाहर चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। तारांकन तारांकन तारांकन। अगली सुबह एक नया सप्ताह शुरू हो गया था और हेनरी ने दैनिक खोज की एक और श्रृंखला शुरू की। दैनिक खोज श्रेणी, शारीरिक 200 पुशअप करें। पुरस्कार 10 अनुभव। पुरस्कार बेहतर हो गया है लेकिन यह अभी भी चीज़ों की बड़ी योजना में बहुत कम है, हेनरी ने सोचा। उसकी वर्तमान लेवल अप आवश्यकता 1000 अनुभव थी। अपनी शिकायत को छोड़कर हेनरी ने दैनिक खोजों को पूरा किया और साथ ही प्रतिदिन 1 घंटा ध्यान के लिए समर्पित किया। और फिर 2 दिन बाद गैंग के हर लड़ाकू सदस्य को मीटिंग हॉल में बुलाया गया जहां टोनी और चार्ल्स को खबर देनी थी। उन्हें लैंगलोड गैंग से संबंधित ग्रामीण इलाकों में फैले 3 बेस मिले थे और एंगस की सहमति से उन्हें बेस पर धावा बोलने और आखिरी सदस्य तक को खत्म करने की उम्मीद थी। ग्रैंड क्वेस्ट अपडेट किया गया। मुख्य खोज, प्रतिशोध, शिकार खोज। खोज की शर्तें, लैंगलोड बेस पर धावा बोलें और लैंगलोड गैंग के सदस्यों का शिकार करें। आपके द्वारा मारे गए प्रत्येक लैंगलोड गैंग सदस्य के लिए आपको 50 एक्सपी का बोनस मिलेगा। इनाम, शिकार में आपकी दक्षता के आधार पर अलग अलग होगा। निक्स को आपके द्वारा किए गए प्रत्येक हत्या के लिए मिलने वाले प्रत्येक बोनस का 50% मिलेगा। हैप्पी हंटिंग।
चार्ल्स और टोनी अभी भी उन आधारों के बारे में बात कर रहे थे जो उन्होंने खोजे थे, तभी हेनरी के चेहरे के सामने स्क्रीन पर उसकी नई मुख्य खोज का विवरण दिखाई दिया। प्रति हत्या 50 अनुभव बोनस। मैं फिर से स्तर ऊपर कर सकता हूं, उसने गणना करते हुए सोचा। नए सप्ताह की शुरुआत में हेनरी ने आखिरकार उन 18 स्टेट पॉइंट्स पर ध्यान दिया जो उसने 3 लेवल अप के माध्यम से जमा किए थे। उसने ताकत में 6 पॉइंट्स, चपलता में 4 पॉइंट्स, सहनशक्ति में 6 पॉइंट्स और अंत में धारणा में 2 पॉइंट्स निवेश किए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह अब उस एकमात्र स्टेट की उपेक्षा नहीं करेगा जो उसकी लेस दैन अंतर्दृष्टि ग्रेटर दैन को ऊपर उठा सकता है। ताकत 14-20 से ज़्यादा, चपलता 11-15 से ज़्यादा, सहनशक्ति 6-12 से ज़्यादा, धारणा 8-10 से ज़्यादा। स्थिति नाम हेनरी मॉर्गन, स्तर 6-219/1000 अनुभव, जाति मानव, वर्ग गनस्लिंगर, शीर्षक डेथर्स बैंड गैंगबैंगर वाइकर किलर, हिट पॉइंट 60/60, मन पॉइंट 70/70, ताकत 20, चपलता 15, सहनशक्ति 12, धारणा 10, कौशल मार्कसमैनशिप स्तर 2 लेस देन सक्रिय उपकौशल, त्वरित सोच ग्रेटर देन टैमिंग स्तर 1 लेस देन सक्रिय उपकौशल, बॉन्डिंग ग्रेटर देन अंतर्दृष्टि स्तर 1। जब उसने अपने स्टेट पॉइंट आवंटित किए तो हेनरी ने अपने स्टेट वृद्धि का आनंद लेने के लिए 1 सेकंड लिया था। उसका शरीर बदल गया और हालांकि उसका शारीरिक परिवर्तन अधिक सूक्ष्म था, फिर भी यह उसके लिए बहुत स्पष्ट था। जिस तरह से उसकी मांसपेशियां उसकी त्वचा के नीचे लहरा रही थीं, जिससे उसकी ताकत बढ़ रही थी, जिस तरह से उसका शरीर हल्का महसूस कर रहा था और उसमें जो ऊर्जा उमड़ रही थी, यह अद्भुत था। उसने अपनी मुट्ठी को भींचा और खोला, जैसे कि वह उस पल को याद कर रहा हो जब एक आवाज़ ने उसे बुलाया और उसे याद दिलाया कि वह गिरोह के बाकी सदस्यों के साथ मीटिंग में है। हेनरी, क्या तुम हमारे साथ हो? चार्ल्स ने पूछा। हम, हेनरी ने कहा, जबकि ट्रिस ने उसे अपनी कोहनी से धक्का दिया, हालांकि वह पहले से ही ध्यान दे रहा था। वह ये नहीं जानती थी। क्या तुम हमारे साथ हो? चार्ल्स ने फिर से पूछा। हाँ, बिल्कुल, उसने कहा। अच्छा, चार्ल्स ने कहा और वह कृपालु नहीं लग रहा था। उसे वास्तव में लगा कि यह अच्छा है कि हेनरी ध्यान दे रहा था। हेनरी को पता था कि इसका कारण गैंगबैंगर शीर्षक में किए गए अपडेट के कारण था, जिससे गैंग उसके साथ रिश्तेदार की तरह या अनिच्छा से सम्मान के साथ व्यवहार करता था। हेनरी का चार्ल्स के साथ संबंध काफ़ी अनुकूल था, इसलिए वह व्यक्ति उसे रिश्तेदार के रूप में और उस ऑपरेशन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में ध्यान में रखना चाहता था जिसे वे करने वाले थे। ट्रिस ने हेनरी के बगल में मुस्कुराते हुए कहा, एक पल के लिए तुम वहां से बाहर लग रहे थे जब चार्ल्स अपनी ब्रीफिंग पर वापस चला गया। हेनरी ने उसकी ओर देखा। बस सोच रहा था, उसने जवाब दिया। ट्रिस ने उसकी ओर आंखें घुमाई। ध्यान दें। हाँ मैडम, हेनरी ने उसे फुसफुसाते हुए और एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा। जब से मरहम से उसका घाव ठीक हुआ है तब से ट्रिस हेनरी के करीब रहने के बारे में अधिक खुली हो गई थी। उसे इससे कोई आपत्ति नहीं थी और जब उसने बैठक में चर्चा की जा रही बातों पर थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो हेनरी ने देखा कि उसने अभी तक उसकी स्टेट स्क्रीन नहीं देखी है। सक्रिय लेस दैन इनसाइट लव 0.1 ग्रेटर दैन। नाम ट्रिस, जाति मानव, नौकरी गिरोह सदस्य, स्वास्थ्य 70, शक्ति 14, चपलता 18, सहनशक्ति 15, तारांकन टिप्पणी एक खूबसूरत महिला जिसका अतीत और वर्तमान अपराधी रहा है। अभी तक वह अपनी शारीरिक चरम सीमा पर नहीं पहुंची है और उसे सुधारने की बहुत गुंजाइश है। उसकी प्रभावशाली चपलता और अन्य आंकड़े ध्यान देने योग्य हैं, लेकिन उसे दूर किया जा सकता है और इसलिए उसे मारा जा सकता है। हेनरी ने इस टिप्पणी पर नाराजगी जताई कि ट्रिस मारने योग्य थी। उसने ध्यान दिया था कि लेस दैन इनसाइड ग्रेटर दैन के साथ उसने जो टिप्पणियां प्राप्त की थीं उनमें हमेशा उसके लक्ष्य को मारने की संभावनाएं शामिल थीं और उसने सोचा कि क्या ये सिर्फ डिफ़ॉल्ट रूप से था या कहीं उसके दिमाग में उसने वास्तव में उन्हें मारने के बारे में सोचा था। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। डेवोन के अलावा हेनरी को संदेह था कि उसने गिरोह में किसी और को मारने के बारे में कभी सोचा था। आगे बढ़ो। लेस दैन इनसाइड ग्रेटर दैन का उसका मिनट अभी भी चल रहा था, इसलिए उसने पूरे कमरे में देखा, स्टेटस स्क्रीन को कॉल किया, जिसे देखने का उसे अभी तक आनंद नहीं मिला था। नाम चार्ल्स, जाति मानव, नौकरी गिरोह का सदस्य, स्वास्थ्य 90, ताकत 21, चपलता 12, सहनशक्ति 16, तारांकन टिप्पणियां अपने शारीरिक शिखर पर जिसमें सुधार की बहुत कम गुंजाइश है। उसके आंकड़े प्रभावशाली हैं लेकिन उसे मारना बहुत मुश्किल है। नाम टोनी, जाति मानव, नौकरी गिरोह का सदस्य, स्वास्थ्य 80, ताकत 22, चपलता 11, सहनशक्ति 16, तारांकन टिप्पणी अपने शारीरिक शिखर पर है जिसमें सुधार की बहुत कम गुंजाइश है। उसके आंकड़े प्रभावशाली हैं लेकिन उसे मारना बहुत मुश्किल है। नाम स्टीफन, जाति मानव, नौकरी
गिरोह का सदस्य। स्वास्थ्य 80, ताकत 18, चपलता 14, सहनशक्ति 15। तारांकन टिप्पणी, अपनी बहन की तरह उसे अभी अपने शारीरिक शिखर तक पहुंचना बाकी है। प्रभावशाली आंकड़े लेकिन मारे जाने लायक। नाम दाना, जाति मानव, नौकरी गिरोह का सदस्य। स्वास्थ्य 80, शक्ति 13, चपलता 19, सहनशक्ति 14। तारांकन टिप्पणियां, एक सुंदर महिला जो सेक्सी दिखने की प्रवृत्ति रखती है लेकिन वह पूरी तरह से कुतिया होने के कारण ये सब अनदेखा कर दिया जाता है। उसके आंकड़े ठीक हैं लेकिन उसके अहंकार को सही ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। वह बहुत 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 मारे जाने लायक है। जब उसने दाना के आंकड़े स्क्रीन पर पढ़े, हेनरी ने जोर से पलकें झपकाईं। उसे यकीन नहीं था कि उसे मुस्कुराना चाहिए या मुंह बनाना चाहिए। टिप्पणियां कभी कभी व्यक्तिगत नोटों की कमी के कारण डिफ़ॉल्ट लगती थीं लेकिन दाना के साथ वे विशेष रूप से विशिष्ट थीं और उसके व्यक्तित्व के प्रति उसकी नापसंदगी और उसके रूप के प्रति उसकी नाराजगी को दर्शाती थीं। और अंत में नाम एंगस डायोनिसियो, जाति मानव वाइकर, वर्ग स्पेलबाइंडर कमजोर, नौकरी गैंग लीडर, स्वास्थ्य 130 300, मन 180 400, ताकत 35 80, चपलता 25 60, सहनशक्ति 30 70। तारांकन टिप्पणी, एक वाइकर जिसने अपने निर्माता को खो दिया है, उसकी वास्तविक शक्ति बहुत कम हो गई है और विकास के लिए उसका मार्ग बंद हो गया है। हालांकि कमजोर आंकड़ों और कमजोर वर्ग के साथ भी वह एक ताकत बना हुआ है। हेनरी ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी करके सोचा, बल की गिनती की जानी चाहिए। हेनरी जानता था कि कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वही थे जो एंगस अभी भी करने में सक्षम था अगर उसने अपने निर्माता को नहीं खोया होता, और फिर भी कमजोर आंकड़े डेवोन से भी बेहतर थे। डेवोन लहरदार मांसपेशियों वाला आधा ऑग बर्स्कर, एंगस एक इंसान की तुलना में कम ताकत वाला था जिसका शरीर दुबला पतला था और मूंछें उसे क्रूर हत्यारे की तुलना में एक घटिया ढोंगी की तरह अधिक दिखती थीं। दिखावा धोखा दे सकता है, हेनरी ने फैसला किया। लेस दैन इनसाइड ग्रेटर दैन सक्रियण के मिनट के साथ हेनरी ने आखिरकार खुद को बातचीत में शामिल होने की अनुमति दी। तो वाइकर के बारे में क्या? दाना ने एक नज़र से पूछा। हमें अभी भी उनमें से अधिक से हमले की चिंता है। हमने इन 3 लैंडलॉर्ड ठिकानों को खोजने के लिए काफ़ी खोजबीन की और हमें आसपास कोई अलौकिक लोगों का संकेत नहीं मिला। हमें अपना बदला लेने के लिए काफ़ी समय तक सुरक्षित रहना चाहिए, टोनी ने समझाया। हमें अलग नहीं होना चाहिए, स्टीफन ने कहा। लैंडलॉर्ड्स मूर्खों का एक समूह है लेकिन उनके पास संख्या है। चार्ल्स ने सिर हिलाया। हाँ, यही कारण है कि टोनी और मैं बहुत करीब नहीं आए। तुम हमारे साथ आओगे, है न एंगस? उसने पूछा। एंगस ने अपना सिर हिलाया और उस छाती को सहलाया जिससे वह 1 सप्ताह पहले मिलने के बाद से कभी दूर नहीं गया था। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊंगा। 1 मिनट बीत गया और किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वे सभी एंगस को देख रहे थे जिसने हॉल में स्वर परिवर्तन को देखा और ऊपर देखा। यह क्या है? उसने पूछा। यह बहुत बड़ी बात है एंगस, स्टीफन ने कहा। सभी हाथों का डेक पर होना अच्छा रहेगा। एंगस ने उसे विदा किया। बह, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, उसने कहा। तुम्हारे जैसे आंकड़ों के साथ ये झूठ है एंगस, हेनरी ने सोचा लेकिन जोर से नहीं कहा। मैं इस कमरे में चारों ओर देखता हूं और मुझे सिर्फ प्रतिभा और जुनून दिखाई देता है। तुम मेरे बिना अच्छा करोगे। मेरा समय यहाँ बिताना बेहतर है। इस संदूक को खोलना, और तुम 1 हफ्ते से इस पर लगे हो लेकिन कोई सफलता नहीं मिली, टोनी ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। क्या अब समय नहीं आ गया है कि हम स्वीकार करें कि यह बेकार है? एंगस ने हंसते हुए कहा। तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? मैं इसे लगभग खोल चुका हूँ। मैं इतना करीब हूँ। एंगस ने अपनी बात पर जोर देने के लिए अपने अंगूठे और तर्जनी को सिर्फ 1 इंच की दूरी पर रखा, लेकिन गैंग चुप हो गया, उसे फिर से देखता रहा। आखिरकार डेविन ने बड़बड़ाते हुए कहा। हम समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर एंगस वापस रहना चाहता है तो कोई बात नहीं, हम ठीक रहेंगे। वह पहले हॉल से बाहर निकल गया और उसके बाद सभी लोग बाहर निकलने लगे। शिकार पर जाने से पहले उनके पास तैयारी के लिए बस कुछ ही मिनट थे। पिछली बार की तरह जब वह मीटिंग हॉल में था, हेनरी सबसे आखिर में निकला और एंगस के हाथों को लालची लेकिन रहस्यमय नज़र से बंद संदूक पर घूमते हुए देखना आखिरी चीज़ थी जो उसने देखी, इससे पहले कि वह बाहर चला गया और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ मिनट बाद हेनरी निक्स के पास था, उसकी काठी को ठीक से ठीक कर रहा था और फिर उसकी गर्दन थपथपा रहा था। जब निक्स ने उसके सिर को प्यार से अपने से सटाया तो वह हंस पड़ा। हेनरी, पीछे से आए आवाज़ ने उनकी मस्ती को रोक दिया लेकिन हेनरी ने निक्स को थपथपाना जारी रखा और वह उस व्यक्ति की ओर मुड़ा जिसने उसे बुलाया था। वह टोनी था और उसके हाथ में 2 बंदूकें थीं। टोनी के बाएं हाथ में एक रिपीटर था। ये राइफल हेनरी द्वारा न्यू फ्रॉइडन में लैंडलॉर्ड गिरोह के सदस्य से जब्त की गई राइफल से अधिक तेजी से लेकिन कम रेंज में गोलियां दागने में सक्षम थी। वह राइफल जो वाइकर रेना द्वारा क्षतिग्रस्त हो गई थी।
हालांकि टोनी के दाहिने हाथ में राइफल शानदार लकड़ी की फिनिश वाली थी और उसके सिर पर एक स्कोप के साथ एक लंबी पतली धातु की बैरल थी, एक स्नाइपर राइफल। टोनी, हेनरी ने अपने सिर से बंदूकों की ओर इशारा करने से पहले कहा, वे तुम्हारे लिए। टोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जो करने जा रहे हैं उसके लिए एक रिवॉल्वर पर्याप्त नहीं होगी। तो कौन सी होगी? तुम चाहते हो कि मैं चुनूं? हेनरी ने पूछा। ठीक है, हाँ, टोनी ने कहा और उसने अपने बाएं हाथ में रिपीटर को आगे बढ़ाया। मैं ये सुझाव दूंगा, मुझे पता है कि तुम एक अच्छे निशानेबाज हो, लेकिन हर कोई स्नाइपर राइफल का सही से इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूँ, हेनरी ने आत्मविश्वास से कहा। ठीक है तो, टोनी ने कहा और स्नाइपर राइफल को आगे बढ़ाया। मैं दोनों लेना चाहूँगा, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो, हेनरी ने कहा। टोनी ने पलक झपकाए और फिर मुस्कुराया। ठीक है, उसने कहा और दोनों को हेनरी को सौंप दिया। मुझे उम्मीद है कि तुम उनका अच्छी तरह से इस्तेमाल करोगे। ओह, मैं करूँगा, हेनरी ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों हंटिंग क्वेस्ट के लिए एकदम सही थे। उसने रिपीटर को विशेष स्नेह से देखा। यह उसके पिछले जीवन में उसका पसंदीदा था। ओह, और तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, टोनी ने कहा और हेनरी को कुछ बारूद के डिब्बे थमा दिए और फिर मुड़कर चला गया। हेनरी ने बारूद के डिब्बों को अपनी इन्वेंट्री में रख लिया जब उसे यकीन हो गया कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उसने रिपीटर और स्नाइपर राइफल को अपनी पीठ पर लटका लिया और उनकी पट्टियां उसके सामने क्रॉसिंग कर रही थीं। हेनरी ने पूरे आंगन में देखा जहां हर कोई अपने घोड़ों की पीठ पर काठी बांध रहा था और पाया कि वह अकेला व्यक्ति नहीं था जिसके पास रिपीटर या राइफल थी, हालांकि उसके पास दोनों ही थे। डेवन एकमात्र उल्लेखनीय अपवाद था जिसके पास डबल बैरल शॉटगन थी। जब वह निक्स पर सवार हुआ तो हेनरी ने देखा कि ट्रिस अपने घोड़े एंडर्स की जगह पर एक काठी लगा रही थी जिसे उसने तोड़ दिया था, जिसका भाग्य उसे अभी भी निश्चित रूप से नहीं पता था, लेकिन लगभग निश्चित रूप से वह मर चुका था। लगभग ऐसा लगा जैसे उसने हेनरी की नज़रें अपने ऊपर महसूस की हों। ट्रिस ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई जब उसने काठी बांधना पूरा किया और अपने घोड़े की पीठ पर चढ़ गई। हेनरी ने निक्स को हवेली के बाहर निकलने के करीब जाने का निर्देश दिया। जब उसने चार्ल्स, टोनी और स्टीफन के बीच बातचीत सुनी तो वह पिछले सप्ताह हर दूसरे दिन की तरह यहाँ उस संदूक को पकड़े बैठा रहेगा। स्टीफन ने पूछा, उसका स्वर गुस्से से भरा हुआ था। क्या आप हैरान हैं? टोनी ने पूछा। ठीक है, हाँ, वह कभी ऐसा नहीं रहा, ये बेपरवाह, स्टीफन ने कहा। आह, बेशक आप ऐसा कहेंगे, चार्ल्स ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा। मैं हमेशा भूल जाता हूं कि आप और ट्रिस हमारे साथ सबसे कम समय तक रहे हैं। एंगस परवाह करता है, लेकिन उसके पास ऐसे समय होते हैं जब वह विचलित हो जाता है, या कम से कम किसी और चीज़ पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। क्या हम जानते भी हैं कि उस संदूक में क्या है? स्टीफन ने पूछा। नहीं, हम नहीं जानते, टोनी ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि एंगस जानता है। जादू से सील किया गया एक संदूक जिसकी सुरक्षा एक जादूगर और एक जादुई बंदूकधारी कर रहे थे। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उसका स्रोत, जो भी हो, ने इसका उल्लेख न किया हो। चार्ल्स ने आह भरी। हम सभी जानते थे कि यह काम मुश्किल होने वाला था। उसने हमें इस बारे में बहुत कुछ बताया था, लेकिन उसने लाभ का वादा किया था और मुझे लगता है कि हमें बस ये देखने के लिए इंतजार करना होगा कि वे क्या हैं। जब चार्ल्स बोल रहा था तो उसे लगा कि हेनरी सुनने की सीमा के भीतर है और उसने एक छोटी सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। हेनरी, तुम्हें पास ही रहना चाहिए। तुम पहले गोली चलाओगे? मैं चलाऊंगा। ठीक है, हाँ, चार्ल्स ने कहा। सभी ठिकानों पर निगरानी रखने वाले हैं और स्नाइपर राइफल से उन्हें मार गिराने से हम सभी के लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। ओ समझा, खैर आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, हेनरी ने कहा। अगर आप गपशप कर चुके हैं तो हमें अब आगे बढ़ना चाहिए, डेवन ने अपनी गहरी कर्कश आवाज़ में कहा, जबकि उसका बड़ा घोड़ा उसके बगल में दाना के घोड़े के साथ दौड़ रहा था। ठीक है, चार्ल्स ने कहा और साथ में उसने और टोनी ने गठन के शीर्ष पर अपनी जगह ली और एक सामूहिक हया की आवाज़ निकली जब कई घोड़ों के खुर जमीन पर टकराए और वे हेड्रॉन हवेली परिसर से बाहर निकल गए और अपनी यात्रा शुरू की। वे ज़्यादातर चुपचाप सवार थे और उनके चेहरे इस बात से दृढ़ थे कि वे क्या करने वाले थे। चार्ल्स और टोनी गिरोह को हेड्रॉन हवेली और न्यू फ्रॉइडन शहर के परिवेश से बहुत दूर ले गए, जब तक कि वे पहाड़ियों से घिरी हुई लकीरों को चीरते हुए नहीं निकल गए। सवारी में 1 घंटा लगा और हालांकि घोड़ों को अपनी सहनशक्ति वापस पाने के लिए कई बार गति कम की गई थी, फिर भी गिरोह तेजी से आगे बढ़ रहा था और इतनी दूरी तय कर रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वे लगभग डुवन राज्य की गहराई में जा रहे हैं। कानून प्रवर्तन से भरे अधिक सभ्य क्षेत्रों में गिरोह को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए था। हम अब करीब हैं, टोनी ने पुकारा और 5 मिनट बाद उसने गिरोह को अपनी सवारी की गति को कम करने का संकेत दिया जब तक कि वे रुक न जाएं। उसने अपने बैग से दूरबीन निकाली और उसमें से देखा। आधार पेड़ों की उस घनी झाड़ी के बीच से है। अगर हम और करीब पहुंच गए तो हम चौकीदारों द्वारा देखे जाएंगे। हेनरी, तुम तैयार हो?
हेनरी ने निक्स को कुछ कदम आगे बढ़ने का निर्देश दिया जब तक कि वह टोनी और चार्ल्स से लगभग 3 फीट आगे न हो जाए। उसने अपनी पीठ से स्नाइपर राइफल उतारी और गहरी सांस लेते हुए दूरबीन से देखा। दूरबीन से देख रहा हूँ। आह, मैं इससे चूक गया, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। दूरबीन से देखते हुए हेनरी ने वह शिविर देखा जिसकी ओर टोनी ने इशारा किया था। यह अच्छी तरह से छिपा हुआ था और इतना दूर था कि उन्हें प्रतिद्वंद्वी गिरोह या कानून से ज्यादा जंगली जानवरों के हमले का डर था। हालांकि जंगली जानवर उनके लिए इतनी बड़ी समस्या नहीं है, उन्हें भोजन भी तो देना चाहिए, हेनरी ने सोचा। यह एक बढ़िया सेटअप है। लैंडलॉर्ड बेस जर्जर तरीके से बने केबिनों का एक संग्रह था और हेनरी बेस के बीच में बैठे लैंडलॉर्ड गैंग के कुछ सदस्यों को ताश का खेल खेलते हुए भी देख सकता था। वह उन सभी को वहीं मार सकता था, लेकिन इससे बेस के बाकी लोग समय से पहले ही सतर्क हो जाते। बेस से कई फीट दूर तैनात निगरानीकर्ताओं का ख्याल रखना सबसे अच्छा था। वे रक्षा की पहली पंक्ति, सुदृढ़ीकरण का प्राथमिक समूह और अन्य सुदृढ़ीकरण के लिए कॉल करने या बस अन्य बेस को चेतावनी देने के लिए जीवित बचने की सबसे अच्छी संभावना वाले लोग थे। मैं 1, 2, 4 निगरानीकर्ताओं की गिनती करता हूं, हेनरी ने कहा। उन्हें बाहर निकालो, चार्ल्स ने कहा। हेनरी ने अपने लेस देन निशानेबाजी ग्रेटर देन कौशल को सक्रिय किया, इसलिए नहीं कि उसे इसकी आवश्यकता थी बल्कि इसलिए कि वह कौशल अनुभव को अगले स्तर तक ले जाना चाहता था। फिर उसने राइफल को कॉक किया और फायर किया। बंदूक से निकली पहली गोली चौकीदार के सिर में लगी और वह तुरंत मर गया। करीब 2 फीट दूर खड़ा उसका साथी सदमे में आ गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, हेनरी ने राइफल को फिर से कॉक किया और दूसरी गोली चलाई जिससे उसकी मौत हो गई। हेनरी ने जिन 4 चौकीदारों को देखा और गिना, वे सभी एक ही स्थान पर नहीं थे, इसलिए पहले 2 की मौत ने दूसरे समूह को सचेत नहीं किया, इसलिए उनकी मौत हो गई, इससे पहले कि उन्हें पता चले कि कुछ गड़बड़ है। किल रिवार्ड 7 एक्सपी। आपने स्किल एक्सपी प्राप्त की है। किल रिवार्ड 7 एक्सपी। आपने स्किल एक्सपी प्राप्त की है। किल रिवार्ड 7 एक्सपी। आपने स्किल एक्सपी प्राप्त की है। किल रिवार्ड 7 एक्सपी। आपने स्किल एक्सपी प्राप्त की है। शिकार क्वेस्ट शुरू हो गया है। आपको 200 एक्सपी का बोनस मिला है। तारांकन निक्स को 100 एक्सपी प्राप्त हुआ है। गैंग ने बस विस्मय में देखा कि कैसे हेनरी ने स्थिर हाथ और राइफल के स्कोप से देखने वाली गहरी नज़र से एक के बाद एक गोलियां चलाईं। वे नीचे हैं, हेनरी ने जल्द ही घोषणा की। अच्छा, हमें यहाँ से सहायता प्रदान करें, चार्ल्स ने कहा। बाकी सभी चार्ज करें। जब अन्य लोग बंदूकें लेकर हमला कर रहे थे, हेनरी ने फैसला किया कि अब उसे सावधानी बरतने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उसने स्नाइपर की नली को लैंडलॉर्ड गैंग बेस के केंद्र की ओर मोड़ दिया और कार्ड खेलने वाले 2 गैंग सदस्यों में से एक पर गोली चला दी। दूसरा सदस्य तुरंत उछल पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, एक और गोली चली और वह अपने गिरे हुए साथी की तरह गिर पड़ा। किल रिवार्ड 7 एक्सपी। आपने स्किल एक्सपी प्राप्त की है। किल रिवार्ड 7 एक्सपी। आपने स्किल एक्सपी प्राप्त की है। आपको 100 एक्सपी का बोनस मिला है। निक्स को 50 एक्सपी प्राप्त हुआ है। निक्स का लेवल ऊपर हो गया है। निक्स अब लेवल 5 है। निक्स का हिट पॉइंट अधिकतम 80 तक बढ़ गया है। नाम निक्स। प्राणी घोड़ा। नस्ल वेलेरियन रेसहॉर्स। लेवल 5 विकसित होना चाहिए। हिट पॉइंट 80/80। ताकत 40-45 से ज्यादा। गति 80-90 से ज्यादा। सहन शक्ति 35-40 से ज्यादा। निक्स के पास अपनी अविकसित प्रजाति की उन्नति की सीमा तक पहुंच गई है। आगे बढ़ने और लेवल अप करने के लिए उसे विकासवादी पथ पर कदम रखना होगा। हेनरी ने निक्स की स्टेट स्क्रीन के नीचे संदेश पर भौहें से कुढ़ी, जिसे उसने कॉल भी नहीं किया था। विकासवादी पथ, फिर से। मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, उसने सोचा। आपको एक विकासवादी खोज मिली है। विकासवादी खोज, निक्स। खोज की शर्त, एक ऐसा घटक प्राप्त करें जो आपके पालतू घोड़े को उस पिंजरे को तोड़ने की अनुमति दे सके जो उसकी सीमाएं हैं। घटक जितना अधिक जादुई और विकास अनुकूल होगा, उतना ही बेहतर होगा। पुरस्कार, निक्स को विकसित होने का मौका मिलेगा। हेनरी की भौहें ढीली नहीं हुई क्योंकि अचानक खोज और उसकी शर्तें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थीं। उसे कौन सा घटक प्राप्त करना था, सिस्टम ने स्पष्ट नहीं किया। खैर, भले ही सिस्टम ने रहस्यमयी आवश्यक घटक प्राप्त करने तक आगे की प्रगति को बंद कर दिया हो, हेनरी कम से कम निक्स के वर्तमान आंकड़ों से खुश था। उसके जैसे आंकड़ों के साथ वह रेना और अर्न जैसे एक और वाइकर जोड़ी के खिलाफ आमने सामने होने के लिए आश्वस्त था। एक हाथ से निक्स की गर्दन को लगभग बेसुध तरीके से थपथपाते हुए, जबकि वह स्नेह से बड़बड़ा रही थी, हेनरी ने होलोग्राफिक स्क्रीन को अपने चेहरे के सामने से दूर कर दिया और नीचे की लड़ाई पर अपनी आंखें नीचे कर लीं। लैंडलॉर्ड बेस में दिन के उजाले में 2 सदस्यों की मौत ने गिरोह के हर सदस्य को कार्रवाई के लिए उकसाया और जब उन्होंने अपने बेस पर घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो वे कवर के लिए चिल्लाने लगे और अपने हमलावरों पर हमला करने लगे।
हेनरी को थोड़ा आंखें सिकोड़नी पड़ी, लेकिन वह चार्ल्स को हाथ में जलता हुआ डायनामाइट लेकर हमले का नेतृत्व करते हुए देख पाया और उसने देखा कि उसने डायनामाइट को केबिन पर फेंका, जिससे एक विस्फोटक धमाका हुआ, जिससे लैंडलॉर्ड गिरोह के सदस्य सुरक्षित स्थान पर कूद गए, जबकि कुछ के शरीर के कई हिस्सों में चोटें भी आईं। अब वे शिकार के लिए तैयार थे, क्योंकि घोड़े पर सवार ट्रिस और स्टीफन ने अपने रिपीटर उठाए और कई राउंड फायर करके उनकी मुसीबतों को खत्म कर दिया। डेवोन अपने बड़े घोड़े के साथ बेस में घुसा और लैंडलॉर्ड गिरोह के एक सदस्य के बहुत करीब पहुंच गया। फिर उसने अपनी बंदूक उसके सिर पर तान दी और एक शक्तिशाली गोली चलाई, जिससे पीड़ित का सिर फट गया। जैसे ही खून और दिमाग का पदार्थ बिखरा और उसकी बंदूक पर भी छलक गया, डेवोन ने लगभग परपीड़क खुशी के साथ मुस्कुराया और फिर अपनी बंदूक दूसरे गिरोह के सदस्य पर तान दी और एक और सिर फोड़ने वाली गोली चलाई। दाना उससे कुछ ही फीट की दूरी पर थी, अभी भी घोड़े पर सवार थी, उसका रिपीटर तानकर लैंडलॉर्ड गिरोह के किसी भी सदस्य को गोली मार देने के लिए तैयार था जो उनके मानव हाफ ऑफ जोड़ी पर बंदूक तानता था। टोनी के हाथ में एक राइफल थी और वह अकेला था जो अपने घोड़े से उतरकर एक केबिन के साइड दरवाजे को लात मारकर तोड़ता था और गिरोह के 3 सदस्यों के साथ भीषण लड़ाई में शामिल होता था जो गोली चलाने के लिए छिपकर खड़े थे। एक ने उस पर बंदूक तान दी और टोनी ने बंदूक की नली को एक तरफ कर दिया, जिससे गोली लैंडलॉर्ड गिरोह के दूसरे सदस्य पर लगी। इसके बाद 2 और फायर शॉट और गिरोह के 2 और सदस्य गिर गए। केबिन में मौजूद आखिरी व्यक्ति के जबड़े पर लात लगी, जिससे वह केबिन की खिड़की से बाहर गिर गया, जहां उसके सिर पर स्नाइपर शॉट लगा, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। मेरे पास वह था, हेनरी, टोनी ने दांत पीसते हुए कहा, हालांकि हेनरी सुनने के लिए पर्याप्त नज़दीक नहीं था। किल रिवार्ड 7 एक्सपी। आपको स्किल एक्सपी मिला है। आपको 50 एक्सपी का बोनस मिला है। हेनरी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी जब उसने अपने मारे गए गिरोह के सदस्य से अपना स्कोप हटाया और खुद को बेस के बिल्कुल अंत में एक समूह के बीच एक और लक्ष्य पाया, जिन्होंने अपनी बंदूकें ट्रिस और स्टीफन पर तान रखी थीं। भाई बहन की जोड़ी ने उनमें से कुछ को पहले ही गोली मार दी थी, लेकिन हेनरी गिरोह के एक सदस्य के सिर में स्नाइपर शॉट मारने में कामयाब रहा। किल रिवार्ड 7 एक्सपी। आपने स्किल एक्सपी प्राप्त किया है। आपको 50 एक्सपी का बोनस मिला है। आखिरकार जब उसने स्नाइपर राइफल को फिर से लोड किया तो हेनरी ने लैंडलॉर्ड बेस की सीमाओं पर स्कोप से देखा और गिरोह के 2 सदस्यों को देखा, जिन्होंने लड़ाई को जल्दी से छोड़ दिया था और पेड़ों की झाड़ियों में भाग रहे थे। पेड़ों ने उन्हें गिरोह से कवर दिया जो उस समय व्यस्त थे, लेकिन यह उन्हें हेनरी की नज़र से नहीं बचा सका, जो स्नाइपर स्कोप द्वारा बढ़ाया गया था, और 2 शॉट्स के साथ उसने उनके भागने के प्रयासों को समाप्त कर दिया। किल रिवार्ड 7 एक्सपी। आपने स्किल एक्सपी प्राप्त किया है। किल रिवार्ड 7 एक्सपी। आपने स्किल एक्सपी प्राप्त किया है। आपको 100 एक्सपी का बोनस मिला है। और बस इसी तरह गिरोह के अनजान सदस्यों का सफाया उतनी ही जल्दी खत्म हो गया जितनी जल्दी शुरू हुआ था। हेनरी ने निक्स की लगाम पकड़ी और उसे लैंडलॉर्ड बेस में जाने का निर्देश दिया, जहां अन्य लोग अपने घोड़ों से उतर रहे थे और कुछ भी मूल्यवान वस्तु ढूंढने के लिए केबिनों में घुस रहे थे। अपने रास्ते में हेनरी ने लूट बटन को टैप करना सुनिश्चित किया जब वह उन लुकआउट के काफ़ी करीब पहुंच गया जिन्हें उसने पहले निशाना बनाया था। आपने 100 वर्लान लूटे हैं। आपने 80 क्विड लूटे हैं। आपने एक रिपीटर एमो बॉक्स X20 गोलियां लूटी हैं। आपने एक रिवॉल्वर एमो बॉक्स X15 गोलियां लूटी हैं। आपने 150 वर्लान लूटे हैं। आपने 120 क्विड लूटे हैं। आपने एक राइफल एमो बॉक्स X20 गोलियां लूटी हैं। एक बार जब निक्स ने बेस प्रॉपर में सीमा रेखा पार कर ली तो हेनरी काठी से बाहर निकल गया और मृतकों के शवों से अटे मैदान में घूमता रहा, लूट बटन पर क्लिक किया और अपनी इन्वेंट्री में सभी उपचारात्मक धन को बुलाया। आपने 200 वर्लान लूटे हैं। आपने 800 क्विड लूटे हैं। आपने एक रिवॉल्वर एमो बॉक्स X15 गोलियां लूटी हैं। आपने एक रिपीटर एमो बॉक्स X20 गोलियां लूटी हैं गोलियां। आपने 300 वर्लान लूटे हैं। आपने 500 क्विड लूटे हैं। आपने एक रिवॉल्वर बारूद बॉक्स X15 गोलियां लूटा है। आपने एक राइफल बारूद बॉक्स X20 गोलियां लूटा है। आपने 150 वर्लान लूटे हैं। आपने 600 क्विड लूटे हैं। आपने एक रिवॉल्वर बारूद बॉक्स X15 गोलियां लूटा है। आपने एक रिपीटर बारूद बॉक्स X20 गोलियां लूटा है। आपने 250 वर्लान लूटे हैं। आपने 700 क्विड लूटे हैं। आपने एक रिवॉल्वर बारूद बॉक्स X15 गोलियां लूटा है। आपने एक राइफल बारूद बॉक्स X20 गोलियां लूटा है। बेस में कम से कम 20 शव थे और जब हेनरी ने उनसे जो भी पैसा प्राप्त किया था उसे एक साथ रखा गया और जो उसके पास पहले से मौजूद इन्वेंट्री में था तो उसकी वर्तमान संपत्ति थी 9700 वर्लान और 11000 क्विड। एक वर्लान के लिए 100 क्विड के साथ यह एलमिनिस्टर को मेरा कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर यह कोई बुरी रकम नहीं है। तभी चार्ल्स और स्टीफन सबसे बड़े केबिन से बाहर निकले जिसके बीच में एक संदूक था। हमें वह मिल गया जो बदमाशों ने छिपा रखा था, स्टीफन ने अपने सुंदर चेहरे पर मुस्कान के साथ घोषणा की।
जब चार्ल्स और स्टीफन ने संदूक को नीचे रखा और चाकू से उसे खोला तो गिरोह इकट्ठा हो गया, जिसमें अंगूठियां और कंगन जैसे कीमती सामान थे जिन्हें अच्छे पैसे में बेचा जा सकता था, और साथ ही वर्लान की एक बड़ी गड्डी भी थी। यह, चार्ल्स ने कहा और नकदी की गड्डी को ऊपर उठाया और एक एक करके सभी की आंखों में देखा। हमारा है। वे सभी जानते थे कि इसका क्या मतलब है। वे गैंग कलेक्टिव को कुछ नहीं दे रहे थे, कम से कम इस पैसे से तो नहीं। वे इसे यहीं और अभी बांटने वाले थे और यहीं इसका अंत हो जाता। अगर एंगस उनके साथ हथियार लेकर लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ हमला करने में लापरवाही बरतता तो डायोनिसियो गैंग के सदस्यों ने फैसला किया कि वे अपने पहले हमले की लूट में शामिल होने के हकदार हैं। नकदी की गड्डी 40,000 वर्लान से अधिक थी और इसे लैंडलॉर्ड गैंग बेस पर मौजूद 7 गैंग सदस्यों के बीच बराबर बराबर बांटा गया। हेनरी को 6,000 वर्लान मिले और उसने तुरंत उसे अपनी इन्वेंट्री में रख लिया। अंगूठियां और कंगन भी बांटे गए, लेकिन हेनरी ने उन्हें कम जांच या देखभाल के साथ अपनी इन्वेंट्री में डाल दिया। बेस पर लूटी गई अन्य वस्तुएं ज़्यादातर शराब और गोला बारूद थीं, जिन्हें डायोनिसियो गैंग ने लूट लिया। उन्होंने दुश्मन गैंग द्वारा बंधे घोड़ों की काठी खोली और उनकी लगाम ढीली की ताकि वे जंगल में स्वतंत्र रूप से जा सकें। इस बात की संभावना थी कि मुक्त किए गए घोड़े जंगली जानवरों द्वारा शिकार किए जाएंगे, लेकिन वे मजबूत और तेज भी दिखते थे, इसलिए यह भी संभव था कि वे भागने में कामयाब हो जाएं। जंगल में जंगली जानवरों की बात करें तो वे गोलीबारी की आवाज़ों से डरकर भाग गए थे, लेकिन जल्द ही खून और सड़ते हुए मांस की गंध से वे निश्चित रूप से वहां चले जाएंगे। जंगली जानवरों द्वारा शवों को खाए जाने का विचार हेनरी के दिमाग में आखिरी बार आया जब उसने निक्स की लगाम पकड़ी और चार्ल्स और टोनी के नेतृत्व में बेस से निकलकर उनके प्रतिशोध के अगले लक्ष्य की ओर बढ़ गया। चार्ल्स और टोनी ने जिस दिशा में गिरोह को ले जाया उसके अनुसार दूसरा बेस पहले से थोड़ा दूर था, लेकिन पेड़ों के घने जंगल से घिरा होने के बजाय ये कहीं अधिक खुला था और पिछले बेस की तुलना में डाकुओं के अड्डे जैसा दिखता था। वहां कोई जर्ज केबिन नहीं थे, बस जमीन पर लगे टेंट और घोड़ों को पकड़ने के लिए हिचिंग पोस्ट थे। ये जगह एक चट्टानी घाटी थी और पिछले बेस की तुलना में कहीं अधिक बड़ी थी, जहां लैंडलॉर्ड गैंग के सदस्य अधिक बाहर और इधर उधर घूमते थे। हेनरी निक्स की काठी से बाहर निकला और नर्म घास के ऊपर जमीन पर लेट गया और उसकी आंखें स्नाइपर राइफल के स्कोप से देख रही थीं। उसने गोली चलाई और उसकी गोली उसके लक्ष्य पर लगी और वह तुरंत मर गया। किल रिवार्ड 7 एक्सपी। आपको स्किल एक्सपी मिला है। आपको 50 एक्सपी का बोनस मिला है। जैसा कि उसने पिछले बेस पर किया था, हेनरी ने पहले लुकआउट्स पर गोली चलाई, लेकिन पूरा कैंप इतना खुला था कि उनमें से एक की मौत ने उन्हें तुरंत सतर्क कर दिया। अरे, हम पर हमला हो रहा है, एक लैंडलॉर्ड लड़का चिल्लाया। पूरा कैंप तुरंत हरकत में आ गया क्योंकि उन्होंने अपनी राइफलें, रिपीटर और रिवॉल्वर उठाईं और अपनी आंखें ऊंची जमीन पर घुमाते हुए तुरंत एक खूबसूरत काली घोड़ी और उसके बगल में घास वाली जमीन पर लेटे एक शूटर को देखा। थूथन हेनरी की ओर तान दिए गए थे और जैसे ही गोलियां चलाई गईं, वह थोड़ा सा सिहर गया क्योंकि गोलियां उसके नज़दीकी सतहों पर लगीं, लेकिन फिर भी वह 5 गोलियां चलाने के लिए पर्याप्त रूप से केंद्रित रहा। हेनरी की 3 गोलियां या तो भटक गईं या शरीर के गैर महत्वपूर्ण अंगों पर लगीं, लेकिन 2 ने गिरोह के 2 और सदस्यों को मार डाला, ठीक उसी समय जब उसके साथियों के हमला करने की आवाज़ें सुनाई दी और कैंप पर पूरी तरह से हमला हो गया। किल रिवार्ड 7 एक्सपी। आपने स्किल एक्सपी प्राप्त की है। किल रिवार्ड 7 एक्सपी। आपने स्किल एक्सपी प्राप्त की है। आपको 100 एक्सपी का बोनस मिला है। हेनरी अचानक चिल्लाया। पूरी तरह से सहज ज्ञान से प्रेरित होकर वह अपना सिर एक तरफ झुकाने में कामयाब रहा, लेकिन फिर भी नीचे से दुश्मनों द्वारा चलाई गई गोली से उसका कंधा कट गया। आपने 2 हिट पॉइंट खो दिए हैं। हिट पॉइंट 58/60। इसके बाद और भी गोलियां चलीं और एक और गोली उसके सिर के इतने करीब से गुजरी कि हेनरी को लगा कि गोली की गर्मी उसके गाल को छू रही है। निक्स ने गोलियां चलने पर अपने पिछले पैरों पर खड़ी हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसे गोली लगने का बहुत करीब महसूस हुआ था। हेनरी जमीन से उतरा और उसकी काठी पर चढ़ गया। उसने उसकी लगाम पकड़ी और शूटरों की नज़रों से दूर सरपट भागा और अपनी स्नाइपर राइफल को रिपीटर में बदल दिया। हेनरी ने निक्स को पहाड़ी की ओर जाने का निर्देश दिया और जब वह सरपट भागी तो उसने रिपीटर उठाया, अपनी आंख बंद की और एक के बाद एक गोली चलाई। अपने शिकार के कंधों, गर्दनों और सिर पर गोली चलाना। निक्स की सरपट दौड़ से धक्का लगने के कारण उसका निशाना सही नहीं था, लेकिन सिस्टम की सूचनाओं ने हेनरी को बताया कि वह कम से कम एक हत्या करने में सफल रहा है। किल रिवार्ड 7 एक्सपी। आपने स्किल एक्सपी प्राप्त की है। आपको 50 एक्सपी का बोनस मिला है। स्तर ऊपर, आप अब स्तर 7 पर हैं। हिट पॉइंट अधिकतम बढ़कर 70 हो गया। हिट पॉइंट 68/70। मन पॉइंट अधिकतम बढ़कर 80 हो गया। आपके पास 6 असंबद्ध स्टेट पॉइंट हैं। एक ही तरल क्रिया में हेनरी निक्स की काठी से कूद गया और जिस क्षण उसके पैर जमीन पर पड़े, उसने अपने लक्ष्य को गोली मारने से बचाने के लिए खुद को एक चट्टान के पीछे छिपा लिया।
निक्स निश्चित रूप से पूरे कैंप में घुसने के लिए काफ़ी तेज थी, लेकिन उसकी गति ने उसके लिए गोली चलाना बहुत मुश्किल बना दिया क्योंकि उसकी इंद्रियां उसके साथ तालमेल नहीं रख पा रही थीं। और अगर वह गोली नहीं चलाता और खुद को नहीं मारता, तो हेनरी को यकीन नहीं था कि उसे हंटिंग क्वेस्ट द्वारा वादा किया गया बोनस एक्सपी मिलेगा। गिरोह के बाकी लोग भी अपने घोड़ों से उतर गए थे और सभी ने छिपकर रहना शुरू कर दिया था। वे केवल अपने दुश्मनों पर गोली चलाने के लिए ही छिपकर उठ रहे थे, खासकर ऐसे समय में जब दुश्मनों को फिर से गोली चलाने के लिए रुकना पड़ता था। डायोनिसियो, कैंप के घेरे के बिल्कुल अंत से एक आवाज़ आई, पंचर हो चुके टैंक के पीछे और गोलियों के छेदों से भरे एक पत्थर के पीछे जो 1 इंच से भी आगे तक छेद नहीं कर पाया था। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की, तुम्हारी टाइमिंग बहुत खराब है। ओह नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमने ऐसा किया, टेरेंस, चार्ल्स ने तेज़ आवाज़ में कहा। अब समय आ गया है कि हम तुम जैसे गंदगी से छुटकारा पालें। दोनों ने एक दूसरे पर गोलियों की आवाज़ें चिल्लाईं जो उन्हें बहुत पसंद आई। हेनरी को समझ में आ गया कि यह वैसा ही था जैसा ट्रिस और कोलम ने न्यू फ्रॉइडन में एक दूसरे को पहचाना था। ये टेरेंस साथी संभवतः गिरोह में कोलम के समान ही था और उसे इस बेस की कमान सौंपी गई थी। हेनरी लैंगलोड गिरोह के प्रति ज़्यादातर उदासीन था, लेकिन उसे उनके संगठन का सम्मान करना था। उनके नेता डोरन ने उन्हें अलग अलग काम करने के लिए बेस में विभाजित कर दिया था, लेकिन अंततः उसे रिपोर्ट करते थे और उसने उन लोगों के साथ बेस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी जिन पर उसे भरोसा था। पिछले बेस पर ऐसा ही कोई व्यक्ति रहा होगा, या तो यह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे डायोनिसियो गिरोह में कोई नहीं पहचानता था, या फिर वे इस तरह की बातों में उलझने के लिए बहुत परेशान नहीं थे जैसा कि अभी हो रहा था। जिसके बारे में बोलते हुए टेरेंस ने हंसते हुए कहा, तुम पागल हो जो सोचते हो कि तुम यहाँ से जिंदा बच जाओगे, उसने कहा। क्या तुमने नहीं देखा कि हम कितने कमज़ोर हो गए हैं? हम में से कुछ लोग काम के लिए बाहर गए थे, वे शायद अब वापस आ रहे होंगे। हम भी भाग्यशाली हैं और मुझे लगता है कि मुझे उन्हें जल्दी से जल्दी मार देना चाहिए। ये कमज़ोर हो गया है, हेनरी ने पूछा और अपने कवर के पीछे से उठकर 2 और लोगों को मार गिराया। बेस पर पहले से ही बहुत सारे लैंडलॉर्ड गिरोह के सदस्य थे और वहाँ और भी लोग थे। मारने का इनाम 7 अनुभव, आपने कौशल अनुभव प्राप्त किया है। मारने का इनाम 7 अनुभव, आपने कौशल अनुभव प्राप्त किया है। आपको 100 अनुभव का बोनस मिला है। टेरेंस का चेहरा गुस्से से मुड़ गया क्योंकि 2 और लोग उससे 3 फीट से ज़्यादा दूर नहीं गिरे, लेकिन वह जल्दी से संभल गया और उसने एक फ्लेयर गन को आसमान की ओर उठाया और फायर किया। डायोनिसियो गैंग ने देखा कि कैसे लाल रंग की गोली आसमान में उड़ी और आतिशबाजी के शो में बिखर गई, जो निस्संदेह परे की ताकतों को सचेत करने के लिए थी। शिट, चार्ल्स ने गाली दी। फ्लेयर गन के फायर होने के 1 मिनट बाद इस लैंडलॉर्ड गैंग बेस के दूर के सदस्य घोड़े पर सवार होकर आए, जिनके चेहरे लड़ाई के लिए मुड़े हुए थे और उनकी बंदूकें चट्टानी घाटी की ओर इशारा कर रही थीं। उस ऊंचाई और कोन के खिलाफ कवर बेकार थे और जैसे ही उन्होंने फायर किया, डायोनिसियो गैंग के सदस्यों के लिए ये खत्म होना तय था। शिकारी शिकार बन गए थे।